आई थिंक कोडिंग शायद ख़त्म हो जाए इन द नेक्स्ट 2-3 years कोडिंग शायद ख़त्म हो जाए 2-3 years. या अगर कोई लेट्स से कोड क्वालिटी के इश्यूज इस तरह के इश्यूज हैं तो वो वाला फीडबैक मैं टीम के सामने ही देता हूँ। जावास्क्रिप्ट इज़ दी टाइप इवन टाइपस्क्रिप्ट इज़ द वर्स्ट लैंग्वेज जिसमें सारी दुनिया जिसकी तरफ जा रही है। जब मैं टेक्निकल लीडर था मेरी टीम में क्यूए नहीं था कोई। अब आप सीटीओ बन गए तो सीटीओ पैसे कितने कमा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में मेरे सीनियर हमारे साथ हैं जो यूनिवर्सिटी मेरे सीनियर थे। इनको हमने बहुत दफ़ा गिटार बजाते हुए भी सुना है, बड़ा ज़बरदस्त गिटार भी बजाते हैं। आई डोंट नो अभी बजाते हैं कि नहीं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली दैन दैट आज ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के सवाल आंसर करने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टफ लाइक कि यार आप 2.73 के CGPA के साथ एक CTO कैसे बन सकते हैं, या फिर व्हाट डज़ अ CTO रियली डू। उसके अलावा व्हाट आर द हैबिट्स दैट ही इज़ सीन इन पीपल जो कि इनकी टीम में होते हैं, इनकी टीम में किस तरह के लोग ये प्रेफर करते हैं, और जनरली इनकी जर्नी कैसी रही है फ्रॉम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी अप टिल बिकमिंग द CTO ऑफ अ टेक कंपनी। तो हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकान। अस्सलाम वालेकुम अहमद, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स ग्रेट टू बी हियर। ज़बरदस्त यार, आई एम रियली हैप्पी यू हियर और वी गेट फाइनली गेट टू डू दिस। तो मुझे सबसे पहले बताएं कि CTO क्या करता है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में? आई थिंक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपकी कंपनी अभी किस जगह पे है दैट डिक्टेट्स अ लॉट व्हाट अ सीटीओ और एनी अदर एग्जीक्यूटिव डज, राइट? सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, सीओओ, दे नॉट वेरी वेल डिफाइंड रोल्स। ये आप खुद डिसाइड करते हो एंड आई थिंक हाफ ऑफ द जॉब इज डिफाइनिंग दैट रोल. If you've defined that role, if you've understood what the need is of the time for the company, आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो डायरेक्शन डिटर्मिन करना, उस डायरेक्शन की तरफ उन बेंचमार्क्स को ट्यून करना कि मैंने उस तरफ किस तरह से जाना है, दैट इज़ एसेंशली डिफाइनिंग द रोल. एंड आई थिंक पहला काम ये होता है एक CTO का. बट लार्जली अगर उसको आपने ग्रुप करना है तो CTO anything related to tech, particularly in companies like ours, which is a services company, या अगर कोई tech enabled product company है उसके अंदर CTO का काम is just managing all kinds of tech, whether it's automation, whether it's managing engineers, but sorry, not managing, CTO का काम manage करना उसको नहीं है. But CTO का काम is to set the direction for everyone, is to set the culture for the whole team, and essentially, yeah, that's what comes to my mind at the time. Because if I look at my role, it has evolved a lot for the past 7-8 years. तो आप रेड बफर में कब से हैं? रेड बफर मैंने ज्वाइन की थी 2013 में, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज. जब मैं ग्रेजुएट किया तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने ज्वाइन कर लिया था. मैंने 3 से 4 साल काम किया है इधर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. फिर मैंने एक और जॉब स्टार्ट कर दी थी, और जस्ट बिफोर आई केम बैक टू रेड बफर, जो मैं 2018 में आया था, मैं एक और सर्विसेज कंपनी से काम कर रहा था एज देयर हेड ऑफ इंजीनियरिंग, वन बाइट. तो 2018 में मेरी दोबारा जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ लीडर इस कंपनी के अंदर, एज अ टेक्निकल लीडर. तो इनिशियली मेरा रोल VP ऑफ इंजीनियरिंग था. wasn't really understood उसका क्या मतलब है, CTO क्या मतलब है, हेड ऑफ इंजीनियरिंग क्या मतलब है, बट ना ही हमारा उससे कोई इतना गर्ज था. बस हम वो वी हैड एन आइडिया ऑफ ग्रोथ इन माइंड, और उस ग्रोथ को हम चेज़ कर रहे थे. तो कमिंग बैक टू कि CTO का काम है, ऑब्वियसली वो रोल काफ़ी इवॉल्व हुआ है. उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया था, आई थिंक 20 से 25 लोग होंगे. 2018 में? या एट द एंड ऑफ 2017, बिल्कुल 2018 जब स्टार्ट हो रहा था उस वक्त मैंने ज्वाइन किया था. तो 20 से 35 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर. तो उस वक्त प्रोजेक्ट्स की नौयत डिफरेंट होती थी. तो उस वक्त ज़्यादा काम क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट डीलिंग, प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ा इन्वॉल्व रहना, कि इंजीनियर्स की मेंटरशिप करना डायरेक्टली. हायरिंग में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. मैं इनफैक्ट अपनी पिछली कंपनी में तो HR भी नहीं थी, मैं HR भी खुद करता था. आई एम बिग फैन ऑफ ऑटोमेटिंग स्टफ. तो ऑटोमेट करके उस काम को ब्रेक डाउन करके ईजी बना के मैं कोशिश करता था खुद ही करूँ. हायरिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, बिकॉज आई थॉट कि उस वक्त की नीड ये थी एज अ CTO.
बट अब नाउ दैट वी हैव 80 पीपल एंड 80 पीपल इज़ नॉट द बेंच मार्क. इसके अब किस टाइप के प्रोजेक्ट्स अब हम कर रहे हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट्स अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं. प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी लेयर्स हैं. फिर वी हैव अकाउंट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स. फिर कई दफ़ा फॉर एग्जांपल जो डिज़ाइन टीम्स हैं, हम एक्सटर्नली काम कर रहे होते हैं, उनके साथ इन हाउस हमारे पास नहीं है. पैनल पे 2-3 हैं, उनमें से किसी एक के साथ काम कर रहे होते हैं. तो आगे से भी वेंडर्स कुछ कई दफ़ा इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंटली क्लियर टू आवर क्लाइंट्स. बट तो अब उसके हिसाब से रोल काफ़ी चेंज हो गया हुआ है. फिर इसके अलावा आई टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑपरेशंस, एचआर की ऑटोमेशन. सेल्स में भी थोड़ा सा ऑब्वियसली रोल प्ले करना पड़ता है सीटीओ को. तो अब रोल काफ़ी चेंज हो गया हुआ है. अब जो डे टू डे है एज अ सीटीओ वो बड़ा डिफरेंट है. इट्स क्लोजर टू जो कि किसी भी एग्जेक्टिव का होना चाहिए. जो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगा था वो माइंड सेट चेंज करने में लगा था. जब मैं इंजीनियरिंग से एक लीडरशिप रोल में आ रहा था, एंड आई सी के मेरे काफ़ी जूनियर्स और पीयर्स जो एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अब एक लीडरशिप रोल में आ रहे हैं, उनको जो करना पड़ता है दैट इज़ अ लॉन्गर फीडबैक साइकिल. बिकॉज एज अ कोडर आपका कंपाइलर, आपके आईडीज, इवन आपका अगर आप फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे हैं तो आपके जो एप्लीकेशन है वो आपको इमीडिएट फीडबैक दे रही होती है. कोई चीज़ नहीं चल रही, आपको इमीडिएटली पता चल रहा होता है. सो मच सो कि एट टाइम्स मैंने देखा है काफ़ी लोग गेट इन टू दिस बैड हैबिट ऑफ ट्रायल एंड एरर कोडिंग, विच वर्क समटाइम्स. थोड़ा सा अपने आप को आप एज लॉन्ग एज आप पेस कर लें तो दैट इज़ फाइन. थोड़ा सा टाइम निकाल के सोच लें, देन थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर कर लें, दैट इज़ फाइन. बट उसकी वजह से यू आर वेरी यूज टू इमीडिएट फीडबैक. फिर ये कि अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके अराउंड प्रोसेसेस भी ऐसे बने होंगे कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता रहे. आपको चेक इन्स होते रहेंगे आपके साथ, परफॉर्मेंस साइकिल क्वार्टरली, मंथली. आपको इमीडिएटली कोई ना कोई बता रहा होगा कि यार ये चीज़ ठीक होने वाली है, ये चीज़ आप बहुत अच्छी कर रहे हो, ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी होती रहे. बट जब आप लीडरशिप रोल में आते हैं, एक तो आपको इमीडिएट फीडबैक साइकिल नहीं मिल रहा होता. फिर बिकॉज नाउ देयर आर पीपल इन्वॉल्व, तो अब पीपल का जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, जिसको आप ग्रो कर रहे हैं, जिसको मेंटर कर रहे हैं, उसका फीडबैक से किसी को क्लियरली पता भी नहीं चलेगा कि यार वो कोई चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही. फिर जितना ही ऊपर जाते रहते हैं वो फीडबैक साइकिल उतना ही बढ़ता रहता है. तो एज अ सीटीओ आई फील कि वो फीडबैक साइकिल अब 1 साल से 2 साल का है. अगर आपने कोई चेंज इंप्लीमेंट करना है, एक तो आपको रेजिलियंस चाहिए, कि आप उस और पेशेंस चाहिए कि आप 1-2 साल तक वेट कर सकें उसके फीडबैक का. एंड ऑब्वियसली आपने 1-2 साल वेट नहीं करना होता है. एंड दूसरी चीज़ इस जगह पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसको चीज़ को इस तरह से ब्रेक डाउन करना, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करते हैं, उसको MVPs बना बना के, सो दैट आप जल्दी से वो फीडबैक ले सकें. देन फिगर आउट करना कि कौन से वो मेट्रिक्स हैं जो कि सही हैं. कई दफ़ा यू विल रियलाइज़ कि वो मेट्रिक जो आप ट्रैक कर रहे थे वो मेट्रिक ही सही नहीं था, तो वो चेंज करना. तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो वही माइंडसेट चेंज है, इसको एक्सेप्ट करना कि अब मुझे फ़ौरन नहीं पता चलेगा कि मैं काम सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा. आई नीड पेशेंस, आई नीड ट्रस्ट, आई नीड कमिटमेंट, और मैं करूँगा. एंड देन आई नीड ओपननेस कि मुझे जब फीडबैक जब अपॉर्चुनिटी हो ना फीडबैक लेने की, वो मैं उसको ले लूँ. चाहे वो आपने अपने जूनियर से लेनी है, चाहे वो अपने सीनियर से लेनी है, चाहे अपने क्लाइंट से लेनी है, चाहे आपने कोई टूल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं जिससे आपको कोई डेटा आ रहा है. एवरीथिंग उसको कंबाइन करके आपको वो फीडबैक मिलेगा कि आप काम सही करेंगे नहीं. फॉर एग्जांपल कोई अगर छोटी सी चीज़ आप लेट्स से अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि जी प्रोडक्टिविटी का इशू आ रहा है, बड़ा मिनिमल इशू है. आई डोंट थिंक वी फेस दैट इन 7 odd years, बट समथिंग एज स्मॉल एज दैट. आप कहते हैं कि अच्छा ये सुबह जल्दी बनाना शुरू कर दो उनको. एक तो वो उस तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं होएगा. फिर आप कहते हैं जी आप सिंपलिस्टिक अप्रोचेस लेना शुरू कर देंगे, चलो जी फ़ाइन लगा दो जी इनको, या चलो नहीं हमें स्टिक नहीं पसंद, हम कैरेट वाली टेक्निक हैं. अब चलो जो लेट आया उसकी खैर है, कि जो जल्दी आता है उसको मैं ये चीज़ एज अ मोटिवेशन दे दूँगा. बट यू डोंट नो इफ इट्स वर्किंग और नॉट. आपको 6-7 महीने बाद पता चलना शुरू करेगा कि यार जो भी चीज़ आप कर रहे थे वो चली कि नहीं चली. तो तो आप यू हैव टू मूव ओवर सिंपलिस्टिक अप्रोचेस. यू हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर यू इम्प्लीमेंट समथिंग, बिकॉज जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा उसको बिफोर यू स्टार्ट टू सी एनी रिजल्ट फ्रॉम इट. एंड अगर वो रिजल्ट सही नहीं थे आपने, तो ऑब्वियसली आपके 6 महीने ज़ाया हैं.
इफ़ यू प्लान टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट तो वो ज़ाया नहीं हुए. लेकिन आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं साथ साथ, तो शायद श्योर, कहीं या. ज़ाया नहीं हो रहा, कहीं ज़ाया हो रहा है. तो मेरे ख्याल से एक ये सबसे बड़ा मेरे लिए चेंज था, एंड आई सी मोस्ट पीपल स्ट्रगलिंग विद दिस. हाउ डू यू कोप विद दिस? फिर क्या किया? कोई हैक्स आपको पता है कोई इसको टू मेक अप फॉर दिस? इसमें एडिक्शन वाले फेजेस इम्प्लीमेंट होते हैं. तो यू हैव टू स्टार्ट विद रिमूविंग द डिनाइल. यू हैव टू एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्टेंस में वो माइंडसेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे एक्सेप्टिंग के अब इट्स गोइंग टू टेक लॉन्गर. आपको रोज़ नहीं पता चल रहा होगा कि काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो दे माइट बी डेज विच आर नॉट, विच डोंट फील लाइक दे आर वेरी फुलफिलिंग. तो इसमें आपको वो अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं. बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर थॉटफुल होना है कि यू प्लान अहेड. आप उसको ब्रेक डाउन कर लें. तो उससे इंस्टेड ऑफ कि आपको साल बाद कोई रिजल्ट्स जब आएँ तो पता चले कि वो चली कि नहीं चली, आपको कोई वीकली, कोई मंथली आपको ऐसे मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं. कोई ऐसे चीज़ें वो आपको पहले सोचनी पड़ती हैं कि अगर मैं इसको इम्प्रूव करूँगा तो क्या चीज़ मुझे बहुत जल्दी पता चल इसकी जाएगी. कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अगर उसी एग्जांपल लें वो प्रोडक्टिविटी वाली, तो उसमें इवेंचुअली तो ऑब्वियसली आपको वो जो कंपनी का रेवेन्यू या ओवरऑल टीम की जो प्रोडक्टिविटी थी, आप उसको ईयर ऑन ईयर मेजर कर रहे हैं या उसको क्वार्टरली मेजर कर रहे हैं. तो इसमें एक्चुअली आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई. मे बी आपको इन अ वीक पता चल जाएगा. बट इन दिस केस दैट माइट बी प्रीमेच्योर, बिकॉज वाइल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, बट जस्ट बिकॉज आप उनको डंडा दे के आप सुबह जल्दी बुला रहे हैं, विच माइट नॉट बी सिटिंग वेल विद देयर पर्सनैलिटी टाइप्स, तो उसकी वजह से मे बी इन द लॉन्ग रन कुछ नुकसान होने लग जाएँ. तो आई रियलाइज़ कि ये एग्जैक्टली उसकी एग्जांपल तो नहीं है कि वो ब्रेकिंग डाउन की, बट दिस इज़ मोर ऑफ एन एग्जांपल ऑफ कि उसको थॉटफुल आप किस तरह हो सकते हैं. अगर पहले से प्लान कर लें तो आप मे बी आप इम्प्लीमेंट करेंगे. आप हफ्ता देखेंगे कि जी लोग आपके टाइम पे सारे आने लगे हैं, आप कहेंगे जी गुड, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, इसको पॉलिसी में डाल दें, अब लेट्स मूव ऑन. पर योर जॉब इज़न्ट डन येट. आपने उसको और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है. आपने पहले सोच के रखना है कि और क्या क्या चीज़ इससे इम्पैक्ट हो सकती है. हैप्पीनेस मॉनिटर करनी है आपने, हैप्पीनेस, मोटिवेशन लॉन्ग लेवल, टर्म क्वालिटी मोटिवेशन ऑफ करनी है. हाँ. आपके मतलब प्रोडक्टिविटी तो आ रही है, बट उसकी क्वालिटी क्या है, एंड प्रोडक्टिविटी आ भी रही है कि नहीं, कि बस वो ऑफिस में सिर्फ बैठे हैं. तो आपने उसको ब्रेक डाउन करके और छोटे छोटे मेट्रिक्स से मेजर करने हैं आपने, क्योंकि आपको साल बाद तो पता चल जाएगा कि साल बाद अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो दैट्स योर फाइनल मेट्रिक, आपका वही है. बट अगर उस साल में आप कुछ करेंगे नहीं, आप उसका आप आइट्रेट नहीं कर रहे, तो यू वेस्टेड योर ईयर, राइट. बड़ा एक बड़ा की फैक्टर इसमें ये भी होता है ना कि नॉर्मली लाइक होना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन बेसिकली योर बेस्ट इंजीनियर्स जो होते हैं वो सबसे पहले फर्स्ट कंटेंडर्स होते हैं टू बी टीम लीडर्स, राइट? और होता उसमें ये है कि यार आप इंजीनियर बहुत बड़े अच्छे होते हैं और उधर फीडबैक लूप जल्दी होता है वहाँ पे. और इंजीनियरिंग में ऐसे होता है ना कि बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है हर टीम में, हर किसी को पता होता है यार जी जी कौन कितना अच्छा इंजीनियर है. जी. ठीक है. एंड देन व्हेन यू कम टू दिस साइड जहाँ पे सब्जेक्टिव फीडबैक और पता नहीं 6 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, तो वो जो एक सुपरस्टार को ना एकदम से बड़ा शॉक भी मिलता है कि यार अच्छा अब वो पैट ऑन द बैक जो हर हफ्ते मिलती थी पहले अब तो नहीं मिल रही यहाँ पे. Right. शायद मतलब क्या मैं अच्छा काम करना ख़त्म कर दिया मैंने, राइट. या मैं अब उतना ज़बरदस्त नहीं उतना पहले था. तो आई थिंक वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी इसकी, जी, राइट? आई थिंक यू स्पॉट ऑन अबाउट इट. उसमें ऑब्वियसली यू एज देयर लीडर, एज देयर मेंटोर कैन हेल्प. आप उनको वो कुछ वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली कई दफ़ा आपको भी नहीं पता कि यार वो जो कर रहे हैं कि, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ CTO. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने की. जस्ट बिकॉज यू डिड सम थिंग्स इन अ सर्टन मैनर, दैट डजंट मीन कि यही राइट अप्रोच है. एंड यू माइट हैव बीन सक्सेसफुल एज वेल, बट दैट डजंट मीन कि यही राइट अप्रोच है. बिकॉज हर बंदे का मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होएगा, तो वो किसी एक चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से टैकल कर रहा होएगा. तो इसलिए आपको भी वहाँ पेशेंट होना पड़ता है उनके साथ मिलके, एंड वो उनको समझाना पड़ता है. एंड कुछ टेल साइंस होते हैं, यू कैन गाइड देम ऑन दोज टेल साइंस. वो जो चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई, कुछ तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगी. उस सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाना, उसको क्वान्टिफाई करना फॉर दोज पीपल, वो आपकी जॉब है. बट इट वोंट रिप्लेस पेशेंस, बिकॉज वो आप भी साथ बैठ कर देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है आप ठीक कर रहे हो, बट लेट्स सी कि इफ दिस वर्क्स आउट और नॉट. एंड आई थिंक दैट
probably help them more. और उसको वो अपने भी उनको अपने मैट्रिक्स बनाने आएंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग मैट्रिक्स फ्रॉम यू एंड ज़बरदस्ती वो आपके शूज़ को फिल करने से बेहतर है माइट बी कम्प्लीटली अगेंस्ट देयर पर्सनैलिटी। उससे बेहतर है वो खुद अपने मैट्रिक्स बनाना सीखें, अपना मैनेजमेंट स्टाइल डिस्कवर करें, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन प्रोबब्ली हेल्प देम। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर सो आई थिंक वी गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ के सीटीओ डे टू डे के क्या काम होते हैं, विच आर आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एक न्यूज़ होगी यार कि अच्छा ये भी सारा कुछ होता है सीटीओ के, लाइक इन देयर हेड्स में भी ये हो कि यार बस वो पूरा दिन पीआरस रिव्यू करता रहता है और लोगों की वैल्यूएशंस आई करता विश। रहता है मे बी, राइट? अच्छा, तो मुझे बताएं फिर कि अगर कोई बंदा एम करता है, ये बंदा या बंदी एम करते हैं कि यार हमने इवेंचुअली सीटीओ बनना है 5 years 8 years down the road, what is the part to that and like what worked for you? आप पहले बात कर रहे थे कि जो जब जो बेस्ट इंजीनियर्स होते हैं वही लीडर्स बनते हैं और कि तो वही बनना भी नहीं चाह रहे होते। उससे मुझे कि वो स्टीव जॉब्स की एक कोट याद आया हाँ था कि द एग्जैक्टली। बेस्ट मैनेजर्स आर द वंस हु डोंट वांट टू बी अ मैनेजर, राइट? एंड मे बी सीटीओज में भी ऐसा लेकिन आई थिंक सीटीओ सीईओज की प्रॉब्ली ऐसे रोल हैं एवरीवन कैन एस्पायर टू बिकम। मेरे केस में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था, इट हैपेंड ऑर्गेनिकली। कुछ चीज़ें मैंने बाद में सीखी हैं कि अच्छा दिस इज़ व्हाट इट मीन्स टू बी अ सीटीओ। आई जस्ट हैपन टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और यू अ ग्रेट प्रोग्रामर? या आई स्टिल एंजॉय प्रोग्रामिंग। ये तो किसी भी टेक्निकल ये आई थिंक इट्स नॉट जस्ट फॉर टेक्नोलॉजी बट किसी भी स्टेम फील्ड के अंदर अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर तो योर टेक्निकल स्किल सेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट मेक अप फॉर टेक्निकल स्किल सेट बाय गुड मैनेजमेंट, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। ये मैं पिछले दिनों एक बुक पढ़ रहा था। सो आई एम एन एविड फॉलोअर ऑफ एविएशन। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थिंक 80s और 90s उसकी रिसर्च स्टार्ट हुई थी। इट्स कॉल्ड क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या क्या कहते हैं? Crew resource management. It basically discusses that field discusses के जो दो pilots हैं वो आपस में किस तरह communicate कर रहे हैं, how are they handling different decisions, क्योंकि कई split second decisions होते हैं, 3 या 4 सेकंड में हमें decision लेना होता है, तो that becomes important कि आप conversation किस तरह कर रहे हो। and I think it'll be more important। पिछले महीने वो रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है हमारे वो जो PIA का अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश हुआ था 2 साल पहले 3 साल पहले। बट खैर अब वो पढ़ लीजिएगा। एनीवे उसमें ना वो मैं जब वो सॉर्ट ऑफ एक टेक्स्ट बुक सी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो कि इनको एयरलाइंस को दी जाती है टू टू ट्रेन देयर क्रू। उसमें एक स्टडी उन्होंने की हुई थी। दे हैड 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 3 ग्रुप्स ऑफ टीम्स। वन विद अ लीडर जो जिसके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत वीक थे बट उसके टेक्निकल स्किल बहुत अच्छे थे। सेकंड वर्स कि वो दोनों में ही बहुत शार्प था। थर्ड वर्स के उसके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे थे बट टेक्निकल स्किल्स बहुत वीक थे। तो ऑब्वियसली जो सेकंड जो बी ग्रुप है वो तो राइट अवे एंड दे हैड टू गो थ्रू अ मल्टी लेगेड जर्नी। आई थिंक 2-3 दिन की वो जर्नी थी, वो एक साथ करनी थी। तो जो पहले वाला था तो दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल। उनको जो भी सिमुलेटेड सिचुएशन दी जा रही थी दे वर ओवरकमिंग दोज वेरी एफिशिएंटली। बट सेकंड वाज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक बेस तो होती है ना, बेस स्टैंडर्ड्स तो होते हैं पायलट्स में, तो मतलब कितनी पुअर होएगा। बट इट वाजंट द केस। जिसका जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था बट इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत वीक थे, that leader, it took them time. So for the first 2 legs of the journey, he wasn't able to perform. The team wasn't able to perform. But eventually, I think they just उनकी chemistry बन गई किस तरह से, and they just the team just started working out. तो and I've also noticed that कि अगर आप ऐसा रखते हैं ना जिस जो technically थोड़ा सा weak है but you say कि यार नहीं इसकी communication अच्छी है, management skills बेहतर हैं, I think in the long run it's a poor decision. Absolutely, I think that lowers the bar for the team as well. Of एक तो course, they सबसे they बड़ा got I think nobody ये to होता look up to. है। Yeah. Plus engineers don't respect people who are better engineers than them. ये मतलब लाइक ये तो आप किसी भी सेटिंग में करके देख लें, पूरे स्पेक्ट्रम में लाइक मोस्ट कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स, लीस्ट कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स रख के किसी से भी पूछ लें, they'll never respect somebody who's not a way better engineer than they are. An engineer, I think way better engineer, that's a key, because
obviously there अगर जो leader programming नहीं कर रहा for the past few years, so there might not be as good of a programmer or as fast of a programmer today. But वो जो engineering skills आपके होते हैं ना वो आप में रहते हैं. And I think it's your responsibility as well as a CTO or any technical leader कि आप you keep brushing up on those skills. जिस समय मैं लीड कोड की एक्सरसाइज में खुद ही करता है तो वो इंटरव्यूज़ के मैं पूछता के लिए मैं तैयारी उसकी वहाँ से करता था जब लोगों के लेने होते हैं. अब खैर मैं वो भी नहीं लेता. माई हेड ऑफ इंजीनियर्स और टेक्निकल लीडर्स लेते हैं. आई ऑल्सो डेलीगेटेड दैट. बट आई फाउंड दैम वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं आई ट्राई टू स्टे इन टच विद कोडिंग. बट एंड आई थिंक ये ज़रूरी है बिकॉज वो हर 6 महीने में कोई एक आध चीज़ जो मैं कर लेता हूँ ना उससे समटाइम्स आई लर्न समथिंग और फिर आई ट्राई टू कम्युनिकेट टू द टीम एज वेल. उससे वो थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट बनी रहती है विद फोक्स. पर खैर ये उनको प्रॉब्ली मेरी टीम को बेहतर पता होगा मेरे से कि डज दैट हेल्प और नॉट. ठीक है. सो आई थिंक व्हाट यू मीन टू से इज़ कि यार इंजीनियरिंग स्किल में तो टॉप नॉच होना नॉन नेगोशिएबल है. उसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर अगर मुझे आपके जैसा बनना है कभी तो मैं क्या करूँ? Communication skills obviously are very important, but those skills can be learned. काफ़ी लोगों को लगता है कि people वो बस पैदा ही हुए होते हैं अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ. एंड सर्टनली आई थिंक पैदा तो कोई भी नहीं होता किसी भी स्किल सेट के साथ. आई थिंक आपकी अर्ली इन्वायरमेंट एटलीस्ट आई एम अ फर्म बिलीवर के आपकी जो अर्ली इन्वायरमेंट होती है इट शेप्स यू अलॉट. तो फॉर वट एवर रीज़न छोड़ कुछ लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेहतर होएगी बट आप हमेशा से उसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आ सकते हैं जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. I used to be an extremely shy person, or I think introduction में you touched upon my guitaring, and that's what helped me. मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फ्राइट होता था. जैसे मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ. मैं स्टार्टर करता होता था. मैं नेटवर्किंग करने का शौक़ नहीं है. मैं क्लाइंट से तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं किसी क्लाइंट से बात करूँगा लेट अलोन ट्रैवल करके किसी कॉन्फ्रेंस में खड़ा होऊंगा. But that's where that guitaring helped because I was lucky enough to have good teachers. एक टीचर ने मुझे पुश किया कि नहीं तुम बस प्ले करोगे. And I played well. शुरू में थोड़ा सा नर्वस था. Then I realized कि I was able to overcome that. In those 5-6 minutes, it took me 2 minutes. मैंने उस fear को overcome कर लिया था. तो I realized कि लेकिन उससे पहले मैं बड़ी देर से गिटार बजा रहा था वो चीज़ सीख रहा था. तो रियलाइज कि आप इफ़ यू प्रिपेयर इनफ तो यू कैन ओवरकम दैट स्टेज फ्राइट जो कि आज भी मुझे होती है. आई थिंक मे बी कुछ लोगों को नेचुरली आती है. जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं मे बी दे कैन डू इट बेटर. माइनॉरिटी होती है काफ़ी लाइक अदरवाइज सही हर किसी को होती है. आई एग्री. आई थिंक सबको एंड सम पीपल ट्रीट इट एज they get a kick out of it as well, right? But that doesn't mean कि वो मेहनत नहीं करते. That doesn't mean कि वो प्रिपेयर नहीं करते. वो लोगों को लगता है कि वो जो एक कोई बंदा खड़ा होके बड़ी एफर्टलेसली कोई स्पीच कर रहा है कोई मोटिवेशनल टॉक दे रहा है उनको लगता है कि इट्स सो एफर्टलेस कि बस नेचुरली बस ऐसे करते हैं. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. दे प्रिपेयर इट. तो आपको आई थिंक काफ़ी अपने एजेंट में निकल गए थे बट द पॉइंट इज़ कि आपको थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ब्रश अप करना पड़ेगा. आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रोसेसेस. तो जो व्हेन यू से कम्युनिकेशन स्किल्स आप थोड़ा जूम इन कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन? क्या हम नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं या हम अंग्रेजी बोलने की बात कर रहे हैं? नहीं नन ऑफ दैट एक्चुअली. आई थिंक लकीली पाकिस्तान में भी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई हुई है. एक्सेंट वगैरह पे इतनी अब स्क्रूटनी नहीं होती. पहले ये हुआ करता था जिसका एक्सेंट अच्छा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है. आई डोंट थिंक दैट्स नो लॉन्गर द केस. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि यू कैन बी क्लियर इन जो आप सोच रहे हो आप उसको वर्ड्स में और कम्युनिकेट कर सकते हो. अपना मैसेज जो देना चाह रहे हो जिस इंटेंट के साथ देना चाह रहे हो उसी इंटेंट के साथ आप अगले को कम्युनिकेट कर सकते हो. उसको आप समझा सकते हो. आप उसकी बात समझ सकते हो. ये चीज़ें होना ऑब्वियसली जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हो विच इज़ माइट बी इंग्लिश और उर्दू फॉर योर केस
यू नीड टू हैव सम ग्रिप ऑन दैट लैंग्वेज एज वेल. आपको अपना वो जो लेक्सिकल क्या क्या बोल सरफेस लेक्सिकॉन जो होता है वो करना पड़ता है. वो जर्नी है, वो ऐसा ऐसा आप यू कैन कंटिन्यू टू डू दैट. यू कैन कंटिन्यू टू लर्न मोर वर्ड्स. और आप आई थिंक रीडिंग वगैरह करें तो आपकी वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं. एंड आई थिंक रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी कम्युनिकेट आपने करना हो तो इफ़ यू हैव द राइट मटेरियल फॉर इट, उस मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं, आपने अगर बुक्स पढ़ी हुई हैं उस टॉपिक के ऊपर, तो यू कैन कोट दोज बुक्स एंड आप उससे एटलीस्ट इंस्पायरेशन लेके आप कम्युनिकेट अपनी इंटेंट वो कर सकते हैं. बट और जो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं कम्युनिकेशन के अंदर, आई थिंक दूसरी है ऑथेंटिसिटी. इट्स नॉट कि आपको कोई आपको सेंटेंसेस ऐसे आने चाहिए कि जी आप बस उनको वाओ कर सको, कैच फ्रेजेस दे सको. एंड श्योर उनकी भी थोड़ी सी वैल्यू है, बट आई थिंक वो वैल्यू अंडर ओवर एस्टिमेटेड है. या स्पेशली आपकी टीम के अंदर, मे बी आप कहीं कुछ बेच रहे हो तो वो आप कर सकते हो, बट आपकी टीम के अंदर दे सी राइट थ्रू यू. एंड यू विल रन आउट ऑफ इट. कितने याद कर लेंगे. Yes. So you have to be authentic. And I think, and that's where the second most important thing in communication, that is empathy. One, being able to understand वो कहाँ से आ रहे हैं जिनके साथ आप बात कर रहे हो, जिस चीज़ पे भी बात कर रहे हो, चाहे वो परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन है, चाहे वो नेगोशिएशन है, चाहे वो आप मेंटरशिप कर रहे हो, आप एम्पथाइज कर सको. यू कैन पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़. एंड अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो या इफ़ यू आर आस्किंग देम टू डू समथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू, बीइंग एबल टू पुट देम इन योर शूज़, आप अपनी उनको सिचुएशन समझा सको. आई थिंक ये दो चीज़ें बड़ी की हैं इन गुड कम्युनिकेशन. आपने कैसे सीखी है. मुझे वो प्रैक्टिस से आ गई थी. कुछ थोड़े एक्सपीरियंसेस ने सिखाया. वैरायटी ऑफ जो जर्नी रही है मेरी, बिकॉज वो एक ऑर्गेनिक जर्नी थी, तो उस इट वाजंट, अब ज़रा ज़्यादा थाटफुल है बिकॉज वो एक नेसेसिटी बन गई थी, जिसमें मैं स्टडीड लॉट ऑफ बुक्स, प्रोडक्टिविटी की भी, लीडरशिप की भी. बट द फर्स्ट 3-4 years ऑफ माई लीडरशिप जर्नी, जिसमें मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये सीटी वाला रोल से पहले भी चला जाऊँगा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ टेक लीड जब मैं काम कर रहा था, उसमें I made a lot of mistakes. When I look back now, एक जो चीज़ मैंने चेंज की है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, that is my temper. I used to be not ill-tempered, but I had a very high bar of what good quality work would be. And जब मुझे वो नहीं नज़र आता था, I was overly strict. And उसमें मेरी जो एक अप्रोच है जो कि एक्चुअली आज भी है, कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको मैं ट्रांसपेरेंटली करता हूँ टीम के सामने. वो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें यू पुल्ड आउटसाइड इनटू सेपरेट रूम, बट जनरली अगर कोई लेट्स से कोड क्वालिटी के इश्यूज़, इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो वो वाला फीडबैक मैं टीम के सामने ही देता हूँ. अच्छा, ये बड़ी काउंटर इंटुइटिव अप्रोच है. लेकिन नॉर्मली लोग ये कहते हैं ना कि प्रेज पब्लिकली, क्रिटिसाइज प्राइवेटली, राइट. इट्स अ प्राइवेट ग्रुप. अच्छा, ये टीम है. ठीक है, ठीक है. इट्स आई थिंक ऑफ इट एज अ प्राइवेट ग्रुप. अच्छा, कि वो एक दूसरे के सामने यू कैन बी वल्नरेबल. मैं इस इंटेंट से आ रहा था, बट फॉर श्योर, एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सरप्राइज टू हियर दैट. तो वो थोड़ा सा मुझे अपना चेंज करना पड़ेगा कि ठीक है, यू कैन आई कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, बट द काइंड ऑफ वर्ड्स और काइंड ऑफ टोन आई कैन हाँ हाँ, यूज़, वो कर सकते हैं. वो प्राइवेट में डिफरेंट होएगी, वहाँ डिफरेंट होएगी. और खैर अब तो मैंने ओवर द ईयर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा चेंज कर ली है. मैं बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करता था. अब थोड़ा सा आई एम मोर पेशेंट विद पीपल एज वेल, बिकॉज दैट वर्क फॉर सम पीपल. लकीली जो इनिशियली मेरे साथ लोग थे, जिन्होंने मेरे एक्चुअली वो फीडबैक दे दे के मेरी भी वो हैबिट्स बना दी थी, दे वर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल. दे डिडंट केयर. जैसे मतलब एज लॉन्ग एज हम ग्रो कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज हम काम अच्छा कर रहे हैं, सबके सामने बता दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. या वो 3-4 लोगों का ग्रुप था, वेरी स्मार्ट पीपल. वो आज सारे अलग शुक्र बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं. तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था. हैड नथिंग टू डू विद माय मैनेजमेंट स्टाइल. बट मुझे वो गलत फहमी ये होती थी कि आई एम प्रॉब्ली डूइंग समथिंग राइट. आई थिंक द ओनली थिंग आई डिड राइट वाज
hire the right Hire people. them. Yeah. That's it. बाकी मैं जो भी करता था they were able to brute force over it. तो एक दूसरे की जो भी कमियां थी मोस्टली सारे जूनियर्स थे एट दैट टाइम, तो ऑब्वियसली वी वर काफ़ी गलतियां करते होते थे, बट वी वर एबल टू मूव पास इट, और फिर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन पे डाल देना, बग्स को संभाल लेना, वो हम कर लेते होते थे, बट नॉट बिकॉज कि आई वाज मैनेजिंग देम वेल, और मैं उनको सही है। ग्रो एज सच इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था मेरे उनकी ग्रोथ में, अदर देन प्रोवाइडिंग देम दैट प्लेटफॉर्म. आई वाज a good mentor to them in a way कि मैं I think I was a good inspiration, but अगर कोई slightly above average या इस किस्म का बंदा या कोई टीम मेंबर आ जाए तो I wouldn't have survived, which I learned in the next few years. उनके साथ मुझे बहुत अप्रोच चेंज करनी पड़ी. वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पहले तो आते ही थे. I got frustrated. I realized कि it's not right to be frustrated. Obviously I'm doing something wrong, right? या मैंने उनको हायर गलत किया है, या मैंने उनको ट्रेन गलत किया है, या मैं उनको काम गलत दे रहा हूँ, उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक मैं उनको काम ही नहीं दे रहा. इन एनी केस आई नीड टू टेक इट ऑन माई सेल्फ. और ये इट टुक मी 2-3 years टू गेट टू दिस स्टेज जिसमें यार यू नीड टू टेक कंट्रोल. Everything is your fault. या एवरीथिंग, इसको ज़्यादा नेगेटिव भी लिया जा सकता है. एज लीडर आई थिंक ये आई फील कि बड़ा अच्छा एटीट्यूड है किसी के लिए भी रखने के लिए, या कि एवरीथिंग इज़ योर फॉल्ट. मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस स्टाइल, राइट? अगर आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं, श्योर मेंटल हेल्थ में ले सकते हैं अपनी, लेकिन 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 इन द बिगर पिक्चर आई थिंक दिस वर्क्स. राइट, उससे ये होता है कि यू बिकम मोर रियलिस्टिक ऑन कि आपके कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं और उनको आप किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं. जिस तरह एक अल्कोट ट्रम्प हेयर, उसने कहा था कि द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल आर इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर पीपल हु आर गुड इनफ, बिकॉज उनको आप फायर भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे नेवर डू समथिंग दैट टेरेबल कि आप जस्टिफाई करके उनको फायर कर दें, बट दे नेवर डू ग्रेट वर्क एज वेल. बट आई डोंट केयर अबाउट दैट. आई थिंक जो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया है एंड विद द हेल्प ऑफ एवरीवन की है, एंड विल टच अपॉन दैट एज वेल. इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक, सारी पॉलिसीज़ बहुत डेमोक्रेटिक हैं उसके अंदर. एंड आई डोंट थिंक एनीवन रियली फील्स कि इतनी स्क्रूटनी हो रही होती है कि बस हमें कल फायर कर दिया जाएगा. बट आई थिंक अगर वो ग्रेट वर्क वाला बार नहीं मिल रहा तो आई एम वेरी क्विक टू शन फोक्स. बाकी लोग नहीं हैं, एंड आई लेट देम, जो बाकी लीडर्स हैं, द लेयर हु रिपोर्ट्स टू मी, एंड आई लेट देम बी पेशेंट. काइंड ऑफ अ गुड बैलेंस. या कि आप सीख लें, आप यू रन विद देम. बट मेरा बार उसमें छोटा है, क्योंकि आई फील कि वो रॉन्ग हायर को आप कुछ नहीं कर सकते. एंड रॉन्ग हायर का मतलब ये नहीं है कि you don't have to be the best of the engineers. You don't have to be the best of the coders to be a good engineer in my books. But there are some kuch telltale signs हैं, work ethic, discipline, some adherence to processes, a combination of this. And I know we plan to go in more detail of this later I on think as well. this is a perfect segue into that as well, right? So you've led teams for roughly, I would say, more than 6 years now. 6-7 years, yeah. हाँ 6-7 साल हो गए हैं आपको, आपकी like you've seen I think कि so when I joined Arbisoft they were roughly 65 and I saw them go from 65 to I think 600. ठीक है, तो ये जो जर्नी होती है ना ग्रोथ की किसी भी कंपनी में, इफ़ यू राइड दिस वेव, तो आई थिंक वो बड़ी ज़बरदस्त होती है फॉर योर सेल्फ, राइट? यू सी कि यार कैसे हर नेक्स्ट 30 लोगों पे क्या क्या चेंज होता है, एंड यू सी दैट ट्रांजिशन और टीचर्स यू लर्न. जैसे आपने ऑर्गेनिक की बात की है, ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की है. So in all these years, अब you might have, of course, you'll have some या कि यार ये ना ये ज़बरदस्त, लाइक उंगलियों पे बंदे को याद होते हैं कि यार मेरी ये टीम मेंबर्स थे, ये तो बहुत ज़बरदस्त थे. So can you tell me कि उन लोगों में क्या चीज़ कॉमन थी? क्या 5-6 चीज़ें कॉमन थी? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए होती है, दैट इज़ you have a motivation to simplify things. Whether it's architecture, कोड लिख रहे हैं, या प्रोडक्ट का कोई अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन, आपकी मोटिवेशन यही होनी चाहिए कि इसको मैंने सिंपलीफाई करना है. हैवी से हैवी चीज़ बनाने का आपको शौक नहीं होना चाहिए. या आपको सिंपल चीज़ बनाने का शौक है. एंड इट्स नॉट, एंड एट टाइम्स वो कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिन्स द सिंपलिसिटी ऑफ फंक्शन.
तो it's sometimes it's harder to make something more simple. And वो आप मोस्ट ऑफ में द टाइम्स most of the time, yeah, it's very hard to, आपको बहुत सोचना पड़ता है कि इसको मैं सिंपल किस तरह करूँ. तो वो आप में इंटेंट एटलीस्ट होनी चाहिए. आप कर पाओ या ना कर पाओ समथिंग एल्स, बट आपकी इंटेंट ये होनी चाहिए कि यार मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश करनी है. विच टाइज टू द सेकंड वन इज़ के मैंने काम पूरा करना है. एंड इसके इसके मल्टीपल लेयर्स पे मीनिंग है. इसका मतलब एट अ डे लेवल ये है कि यार आज मैंने ना अपना सुबह एक मैंने गोल रखना है एज अ कोडर. आई थिंक जो लीडरशिप वाले होते हैं उनका कैलेंडर दूसरे लोगों के कंट्रोल में ज़्यादा होते हैं, तो उनके ऊपर ये इतना अप्लाई नहीं होता. बट जो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, मोस्ट ऑफ द कैलेंडर एटलीस्ट वी इंश्योर कि आपके कंट्रोल में हो. एंड जहाँ नहीं है वो ऑब्वियसली विल मेक रूम फॉर दैट. बट आपने एक गोल सेट किया हो अपना कि आज मैंने ये करना है और उसको कंप्लीट करना है आपने. आप आधा छोड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज दैट मीन्स कि आप यू डोंट केयर अबाउट टाइम, यू डोंट केयर अबाउट योर ओन टाइम. क्योंकि आज जब कोई चीज़ बीच में छोड़ दोगे तो कल पहले आपको घंटा 2 घंटा लगेगा टू गेट बैक इन टू दैट जोन. तो यू मच रादर, एंड दैट्स वाई वी हैव फ्लेक्सिबल कल्चर, राइट. कि यार आपको कि यार मैं आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो मच रादर कि मैं घंटा ऊपर लगा लूँ, कल मैं लेट आ जाऊँगा. बट आप में या ये कि ऑब्वियसली वी डोंट ओवर जज ऑन दीज थिंग्स. कि एक दफ़ा यू हैव कमिटमेंट्स एंड पर्सनल कमिटमेंट्स, वैल्यू कि अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए. कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हो. बट ये कि आपकी इंटेंट ज़रूर होनी चाहिए कि यार आप काम पूरा करो. और आपकी स्प्रिंट जब ख़त्म होने लगी कि यार आपने जो अपने कमिटमेंट्स किए हुए हैं उनको पूरा करो. हाँ श्योर, आप लर्निंग उससे ये लो कि यार नेक्स्ट टाइम ज़रा कम कमिट करना है. क्योंकि हम एस्टिमेट्स हमारे सारे इंजीनियर्स देते हैं. नोबडी एल्स कैन डिक्टेट एन एस्टिमेट. विल नेगोशिएट कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे चीज़ जल्दी चाहिए तो क्या चीज़ हम कम कर सकते हैं, वो नेगोशिएशन ज़रूर होगी. लेकिन कोई ये नहीं आपको कह सकता एज एन इंजीनियर कि नहीं इसको 4 नहीं इसको 6 घंटे, या इसको 4 नहीं इसको 2 घंटे में तो हो जाना चाहिए. एक तो ये है कि अपना काम पूरा करें, दूसरा है दूसरे ओवर सिंप्लीफाई करना है. मोटिवेशन टू सिंप्लीफाई. Motivation. व्हेन यू से कि काम पूरा करें, डज दैट आल्सो मीन कि जब आपने अपनी लेट्स से टिकट्स मूव किए हैं क्यूए के अंदर, तो आपने खुद भी उसे टेस्ट किया और लाइक उसको एटलीस्ट अपने एंड टू एंड करके आगे भेजें. इससे पहले मैं यू सेड कि इसके मल्टीपल जी, जी, डायमेंशंस हैं, जी, जी. इसके मल्टीपल हाँ जी. मीनिंग्स हैं इसके. इससे पहले मैं एक और चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप सालों में काम नहीं कर रहे होते, राइट. एक आपको जो टिकट असाइन हुआ है वो इट्स डिफाइंड सर्टन मैनर, बट वो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दैट्स वे डेफिनेशन ऑफ डन ऑल्सो कम्स इन. या उसको काम पूरा करने वाली एक और लेयर यहाँ भी आती है कि आप उसको समझने की तो कोशिश करो कि आप क्या चीज़ पे काम कर रहे हो. अगर लेट्स से आपको किसी ने कोई आई डोंट नो वो कुछ साइन अप पेज ही इंप्लीमेंट करने को कहा है, तो ये किस तरह से यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. तो उस लेवल पे भी मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि यार आप पूरा करने की कोशिश करो कि यार मैं साइन अप बस पूरा कर देना है आज ही. इन मोस्ट केसेस वो नहीं होगा, मे भी कोई चीज़ें मिस होंगी. लेट से कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो मिसिंग है आपके पास, तो वो मिस हो जाएगा. लेकिन आपकी इंटेंट ये होनी चाहिए थी कि जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने थी, जितना कॉन्टेक्स्ट आपके सामने था, क्या आपने उसके मुताबिक वो सारा आपने सही तरह से इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया. एंड उसमें काफ़ी सब्जेक्टिव आ जाते हैं. दैट्स वे ह्यूमन टच, राइट, हम रोबोट से नहीं करवा रहे ना. दैट्स वाई वी आर एम्पावरिंग यू कि आप वो डिसीजन ले सको. एंड फाइनली ऑब्वियसली टिकट पे भी आता है, और वो हमने एक चीज़ बड़ी रिसेंटली इसी साल हमने स्टार्ट की है. वो कई दफ़ा वो थोड़ी सी हैबिट बन रही थी. एंड अगेन दैट वाज ड्रिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एज वेल. स्पेशली जब वो डेडलाइंस टाइट होने लगती हैं कि टिकट्स को मूव करने की इंक्लिनेशन ज़्यादा होती है, काम वो पूरा नहीं हो रहा होता. क्यूए पे काफ़ी डंप हो रहा होता है. वो जो बेसिक टेस्टिंग, जो सैनिटरी टेस्टिंग आपने खुद करनी होती है, वो क्यूए पे डंप हो रही होती है. कई ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि आई वुड से कि वो जो टिकट की डेफिनेशन डन है उसमें आनी चाहिए, लेकिन वो आगे क्यूए के ऊपर पास हो रही होती हैं. फिर उसमें क्यूए का टाइम ज़ाया हो रहा होता है. तो उसकी वजह से हमने एक चीज़ मार्क करनी शुरू की है कि और क्यूए को एम्पावर किया है कि डू दे थिंक कि ये टिकट का पार्ट होना चाहिए था या बग होना चाहिए था. तो उसको फिर हम सेपरेटली ट्रैक कर रहे हैं. एंड वो वापस फीडबैक दे रहे हैं इंजीनियर्स को कि ये आपने करना है, आपने क्यूए पे नहीं डालना. वैसे तो आई एम जब मैं टेक्निकल लीडर था, मेरी टीम में क्यूए नहीं था कोई. हम सारी खुद ही मोस्टली ऑटोमेटेड किया करते यूनिट टेस्ट और आपकी इंटीग्रेशन टेस्ट वगैरह.
बट इसके अलावा अगर मैनुअल की ज़रूरत भी है वो हम खुद ही किया करते थे. आई थिंक दैट्स वो एज अ कल्चर वो चीज़ अच्छी थी. अब मैं जिस स्केल पे बैठा हूँ, मैं जिस पर्सपेक्टिव में बैठा हूँ, वहाँ मेरे लिए क्यूएज आर मोर ऑफ रिस्क मिटिगेशन एंड द कॉस्ट दैट आई एम पेइंग इज़ कि वो कल्चर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है. लेकिन वहाँ आई डिड सेट डाउन, मतलब मैं क्यूएस को बिठाया उनके सामने कि यार इन पे क्यों अपना काम डंप कर रहे हो. तो वो थोड़ी सी एम्पथी, ये व्हेन वी हैड दैट कन्वर्सेशन, आई थिंक वो थोड़ा सा दे वर एबल टू, द क्यूएस वर एबल टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस कि यार वो, अब मैं आई वांट टू एंजॉय माय वर्क एज वेल, राइट, एज अ क्यूए. तो आई वांट टू, कि मैं एज केसेस टेस्ट कर रहा हूँ, मैं वो बग्स में ढूंढ रहा हूँ, बजाय कि 80% मेरा टाइम बेसिक चीज़ों में लग रहा है. तो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो ना. एंड फिर वो ऑब्वियसली जब वापस जाता है तो टाइम ज़ाया होता है, अगली स्प्रिंट डिसरप्ट होती है, तो वो उसके फैक्टर्स हैं. तो आई थिंक यू कैन हैव एन ओपन कन्वर्सेशन एंड थोड़ा सी इन्फोर्समेंट भी करनी पड़ती है. वो हम थ्रू वो टैगिंग कर रहे हैं कि जब वो क्यू टैग कर देता है तो उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं. आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में हम उसको फैक्टर इन करेंगे. तो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन ऑफ डन में आ जाती हैं मेरे लिए. ठीक है, व्हाट एल्स? 2 चीज़ें हो गई हैं. हाँ, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ना एक्चुअली इसी से निकलती हैं, या इसी से निकलती हैं, और दीज थिंग्स आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल इसमें वर्क एथिक अगर आपका अच्छा हो तो ऑब्वियसली आप काम पूरा करेंगे. काम पूरा करेंगे. You're passionate, and I know passionate is a cliched and overused trait, particularly startup space के अंदर. बट उसका एक मतलब है. पैशनेट मीन्स के यू केयर अबाउट कि आप क्या चीज़ पे काम कर रहे हो, एंड यू पैशनेट अबाउट कि यार मैंने उसमें कुछ अच्छा काम करना है. एंड आई थिंक दैट्स ऑल इट मीन. पैशन का मतलब ये नहीं है कि यार आप उसको फैमिली से भी ज़्यादा वैल्यू करते हो, आप अपने हर चीज़ से वैल्यू करते हो, बस दिन रात काम करते हो. दैट्स नॉट व्हाट, एटलीस्ट टू मी, पैशन का मतलब ये नहीं है. पैशन का मतलब ये है कि यार आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप आप वो इन्जॉय करके कर रहे हो. बी एट सफाई करना हो, या आप कोई चीज़ आप अपनी हॉबी के लिए कोई चीज़ बना रहे हो, कोई आप कोडिंग कर रहे हो, आप उसको इन्जॉय करके करो. आप में ये इंक्लिनेशन होनी चाहिए कि यार मैं आई वांट टू इन्जॉय वट एवर आई एम डूइंग. दैट ट्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. आप में ऑब्वियसली ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज ह्यूमिलिटी अलाउज यू टू लर्न. अब ह्यूमिलिटी होगी तो आप फीडबैक लोगे, राइट. और फीडबैक लोगे तो आप इम्प्रूव करोगे. और ये तो कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट हम इंटरव्यूज़ में करते भी हैं, ह्यूमिलिटी वगैरह. आई थिंक ये जो ये सेलियंट फीचर्स ये हैं. इसके अलावा काफ़ी चीज़ें थ्रू एवोल्यूशन भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं. जिस तरह शुरू में जो मेरा इंटरव्यू होता था बहुत टफ हुआ करता था, बट देन आई रियलाइज के इट डजंट नीड टू बी वेरी टफ. एक्चुअली काफ़ी सिंपल होना चाहिए इंटरव्यू, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए. गोइंग इनटू द इंटरव्यू यू शुड नो कि आप क्या चीज़ें असेस करना चाह रहे हो, एंड देन गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी. क्योंकि टफ़ का एक जो नुकसान मुझे नज़र आया था वो ये था कि वो मुश्किल क्वेश्चन देख के ना वो इतना फ्लस्टर हो जाते थे, पर्टिकुलरली जूनियर इंजीनियर्स. एंड उससे सिंपल वाले भी नहीं होते थे. या बाद में, you're हाँ. नॉट एबल टू रियली क्वान्टिफाई कि वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है. अपने प्रेशर चेक करने आप किसी और तरीके से कर लो, लेकिन जब आप सिर्फ अगर कोडिंग चेक करना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप कोडिंग भी चेक कर रहे हो. तो मतलब टेक आउट एनी अननेसेसरी प्रेशर्स फ्रॉम देम. And this is what I've also seen as I've had more experience. जब मैं शुरू में इंटरव्यूज़ लेता था मैं तो कहता था बस यार ये तो 100% सही होगा तो फिर मैंने रिकमेंड करना है. एज यू गेन मोर एक्सपीरियंस यू रियलाइज कि यार मे बी टेक्निकल इज आई डोंट नो 50 55 60 एट बेस्ट % ऑफ व्हाट मेक्स एन इंजीनियर. उसके अलावा कितनी चीज़ें हैं, ऑल द थिंग्स दैट यू मेंशनिंग. आई थिंक कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें. इनफैक्ट आई कोड वन मोर थिंग फ्रॉम वो जो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, इट्स कॉल्ड CRM, which I've noticed generally with junior engineers, and वहाँ वो साइट कर रहे थे with junior pilots कि if they, अगर junior pilot is able to see a mistake that a senior is doing, वो communicate कर देंगे, वो एक दो vocalize कर देंगे उसको, लेकिन उसको assert नहीं करेंगे. एंड उससे ये होता है कि अगले को पता नहीं चलता उसकी ग्रेविटी सिचुएशन क्या है. तो इसलिए आई ऑल्सो encourage juniors को कि यार भाई you can apologize later. अगर आपको लग रहा है कि आपने इतनी असर्ट हो गया कि अगला माइंड कर गया, यू apologize later. एंड वी क्रिएटेड काइंड ऑफ कल्चर जिसमें अगला माइंड नहीं करता, अगर करेगा भी तो बस वो आपस में बात करके वो फिगर आउट कर लेंगे. बट आई हैव टॉट देम कि असर्टिवनेस भी होनी चाहिए. अगर आपको लग रहा है ना कोई आर्किटेक्चर में कोई फ्लॉ है या किसी डिज़ाइन में कोई फ्लॉ है, आपको नज़र आ रहा है, तो बी असर्टिव. एंड असर्टिवनेस ऑल्सो कम्स विद कॉन्फिडेंस. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन वट यू बिलीव इन तो तभी आप असर्टिव होगे.
एंड दैट्स व्हाट गेट्स कम्युनिकेटेड अक्रॉस एज वेल. अगर कोई बंदा बता के निकल जाता है और उसको ज़्यादा पुश नहीं करता, मैं कहता हूँ यार मे बी उनकी नज़र आ रहा है बट दे मस्ट बी मिस्टेकन. बट अगर वो बार बार पुश कर रहे हैं तो मैं फिर कहता हूँ यार चलो चलो देख लेते हैं. थोड़ा इरिटेट करे लेकिन चलो देख लेते हैं. हमारे कस्टमर हैं, देव गॉट अ रियली गुड कोर वैल्यू इन देयर कंपनी, वो है डिसएग्री एंड कमिट. राइट, कि अगर आप ये डिसएग्री ना करें, अगर कर रहे हैं तो फिर आपने कमिट भी कर रहे हैं, कमिट भी करें उस डिसएग्रीमेंट पे. ठीक है, मे बी पुट द फुट डाउन, मे बी जस्ट टेक इट टू दैट लेवल जो उसकी ग्रेविटी जितनी होनी चाहिए उसके लिए. तो श्योर, इन लाइन विद व्हाट यू सेड, असर्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर बीइंग अ ग्रेट इंजीनियर. एंड नॉट एग्रेसिव नहीं कह रहे हम, असर्टिव कह रहे हैं. aggressive is different. Aggressive तो I think semantically भी relates more to आपकी tone और हाँ, आपके I think words. I would नहीं, I think aggressive is not the right word. Assertive Maybe at like opinionated कह सकते हैं, right? So opinionated engineers होते हैं वैसे. वो I think as a mature वो growth होती रहती है आप में. But opinion, while I think it's slightly negative, but I don't mind it because it comes from a place of passion. So because you care about something, इसलिए opinionated है. But you must be able to grow past it. Beyond a certain stage, you must be able to be more objective in your decision making. And नोड मैंने इसलिए सेलेक्ट करनी है बस बिकॉज आई थिंक नोड अच्छी है इस चीज़ की. ओवर द ईयर्स मैंने बड़ी सिंप्लीफाई की एंड आई थिंक थोड़ी सी ना इट्स पार्ट ऑफ द नीड ऑफ माई इंडस्ट्री एज वेल बिकॉज आई एम इन अ सर्विसेज कंपनी, आई एम इन अ टैलेंट बिजनेस, राइट. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेवेन्यूज, लाइक जितने लोग हैं उतने, हाँ, राइट. हाँ, तो अब आई नीड टू I need to tune my hiring to मीट द बिजनेसेस नीड्स. या कि फॉल्स पॉजिटिव्स कम हो. जिस तरह एक जो स्टार्टअप है जिसको चाहिए 10 बंदे लेकिन उनको चाहिए टॉप नॉच एक प्रोडक्ट की स्टार्टअप है, तो दे कैन हैव दैट एटीट्यूड कि यार वील हायर द बेस्ट, वी डोंट केयर हाउ मेनी गुड वंस वी मिस और हाउ मेनी ग्रेट वंस वी मिस बिकॉज हमारा बहुत बायस्ड है, बट वील हायर द बेस्ट. वी कांट अफोर्ड टू डू दैट. We need to find those people who don't appear to be great but are actually great. Good engineers. bets. Yeah, a good bet जिनको आप ट्रेन कर सकते हो. तो उसके लिए काफ़ी वो pierce करना पड़ा है. तो I used to have a lot of opinions कि what makes a good engineer, but I've narrowed down to these few traits. उनके भी कुछ trade-offs होते हैं. But simplification is the most. मुझे लगता है कि as I am learning more about running a company, running a software development company, मुझे लगता है आई एम शोइंग मोर टूवर्ड्स कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स की तरफ ज़्यादा बेट ले ली जाए कंपेयर टू हाउ दे परफॉर्म इन दैट इंजीनियरिंग टेस्ट. लाइक आई वुड मच रादर पिक समबडी who performs great at analytical ability, average at code, but has a great attitude, than somebody who does the opposite of this. कोड तो हम बहुत सिंपल मैं और बड़ा हमने कंपनी वाइड आर्ग्यूमेंट हुआ था. इट वाज अ 3-4 weeks प्रोसेस जिसमें आई कन्विंस्ड एवरीवन फाइनली कि हम सिर्फ बेसिक बबल सॉर्ट या इस टाइप के एल्गोरिथम्स लिखवाएंगे. एंड क्योंकि वो इंटरव्यूज करना और क्वेश्चन सेलेक्ट करना वो टेक लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इवेंचुअली बंदा भी उनके पास ही आता है, उन्होंने मैनेज करना होता है. तो दैट्स व्हाई देर एम्पावर्ड टू मेक द डिसीजन. बट इट टुक मी लाइक 3-4 weeks टू कन्विंस देम कि यार आप बहुत मुश्किल ले रहे हो. इसमें नॉट ओनली कोई पास नहीं होएगा बट बाकी स्किल्स आप मिस कर देते हो. आई मस्ट रादर कि यार उसको सिंपल दो बट उससे बात करो, हैव अ डिस्कशन, फिर प्रोग्राम विद देम. वही बबल सॉर्ट या इस तरह के जो भी, खैर बबल सॉर्ट तो नहीं करते थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. नॉट एल्गोरिथम वाइज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते बट थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसमें कॉम्प्रिहेंशन करनी पड़ती है आपको सो दैट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. यूर एबल टू अंडरस्टैंड द टास्क और उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो आप. तो उसमें हमारे साथ है कि आप टेस्ट ना लो, आप उनको बैठ के पेयर प्रोग्राम करो, सी इफ़ यू एन्जॉय इट. इफ़ यू एन्जॉय इट जस्ट रिकमेंड देम. अच्छा आइडिया वैसे. तो उसमें और इन्जॉय आप तभी करते हो जब कॉम्पिटेंट होता है. अगर वो स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहे हो, obviously you're not going to enjoy it. तो I think that actually covers a lot of राइट. सो डू यू डू दैट इन पर्सन या रिमोटली कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं? दोनों तरीके से हम कर लेते हैं. हमने वो हैकर रैंक इंप्लीमेंट किया हुआ है, उसमें उनके वाइट बोर्डिंग वाला एक फ़ीचर होता है. उसके ऊपर हम ड्राइंग वगैरह भी कर लेते हैं. उसमें कोडिंग भी एक दूसरे के साथ कर्सर भी नज़र आ रहे होते हैं. वेरी हेल्पफुल. कोविड में हमने इम्प्लीमेंट किया था. अब कोशिश ये होती है कि इन पर्सन अगर हो जाए तो बेहतर है, बट ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू इनकन्वीनियंस एनीवन अननेसेसरीली. तो
मोस्ट इंटरव्यूज एक्चुअली रिमोट ही हो रहे होते हैं पहले वाले. सो ठीक है, आई थिंक ऑल लाइक हमारी लिस्ट काफ़ी कॉमन ही है जो आप बातें बता रहे हैं, मेरी भी तकरीबन यही है. अच्छा मुझे बताएं कि बीइंग लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ सीटीओ इज़ के आर यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द लुक आउट फॉर के नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है, हमने लाइक वेयर कैन वी मूव नेक्स्ट, ट्रैक्शन कहाँ जा रही है, वेयर इज़ द इंडस्ट्री गोइंग, सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे आ रहा है वगैरह वगैरह, राइट. सो एक तो हाउ डू यू कीप अप विद दैट, ठीक है. दूसरा ये कि आप जो आप कीप अप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, आपको क्या लगता है कौन से टेक स्टैक्स हैं जो नियर फ्यूचर में बहुत ट्रेंडिंग में होंगे. ग्रोथ ना हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है बिकॉज जब एक चीज़ आती है ना विच अलाउज यू टू बी मोर प्रोडक्टिव, दैन जब अगली चीज़ आप और तेज़ी से बना लेते हो और उससे अगली चीज़ बाय डेफिनेशन आप और तेज़ी से बना लेते हो. आई थिंक विद दिस AI things like Devin, ChatGPT, I think it's going to be tech stack probably. I don't know. I haven't made my final. I haven't finalized my thoughts on it. प्रोबेबिलिस्टिक आंसर मिलने लगे Yeah, हमें. but I do disagree with some of my peers. I know a lot of people believe कि थोड़ा सा impact करेगी, engineers नहीं ख़त्म होंगे, and they're right. Engineers नहीं ख़त्म होंगे, but I think coding शायद ख़त्म हो जाए. In the next 2-3 years, coding शायद ख़त्म हो जाए. 2-3 years. Yeah, Oh, exponential होता है, and that's a very near future horizon that you're talking about. I know. Like Like just think about where you were 3 years ago. Like that's not very old, right? yeah. तो Again, like I said, exponential होती है हर चीज़. I think क्योंकि जिस दिन आ गई ना, तो जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आ गई. नहीं natural language program no, natural language programming I think that is very far away because मैं एक किसी दोस्त से बात कर रहा था. he has some of उसकी कुछ टीम ये रोमानिया वगैरह में बैठती है, कुछ पाकिस्तान में. तो उससे पूछता कि यार हाउ डू कॉन्ट्रास्ट बोथ द इंजीनियर्स. तो वुड यू से कि क्योंकि उसमें मैं भी देख रहा था प्री कोविड वी हैड अ लॉट ऑफ सप्लाई इशू. तो आई वाज लुकिंग इन कि मे बी हम कैम्बोडिया इस साइड पे एक्सपैंड कर जाएं, वहाँ से लोग हायर कर लें. बट फिर भी थोड़े से ऑलमोस्ट डबल थे उस वक्त भी. तो दे weren't really cheap. तो उससे मैं डिस्कस कर रहा था कि यार इज़ इट वर्थ इट, डू यू थिंक दे आर ट्वाइस एज गुड. तो वो कहता है गुड और बैड आप नहीं कह सकते, दे आर डिफरेंट इन अ वे कि जो ईस्टर्न यूरोपियन है ना, उसको आप एक लाइन दोगे वो वापस कर देगा आपको कि यार मैं पूरा डिस्क्राइब करो कि क्या बनाना चाह रहे हो. पाकिस्तानी को आप एक लाइन दे दोगे वो कुछ ना कुछ बना लेगा, खुद कुछ ज्यूम करके कुछ कॉन्टेक्स्ट बना के. बट इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. आप पाकिस्तानी को पूरा पेज दोगे ना, वो पढ़ेगा एक लाइन ही और सारा इम्प्लीमेंट कर लेगा. I don't think that generally applies. Particularly in the past 4-5 years, I've seen कि काफ़ी growth हुई, काफ़ी maturity आई है. But उसने the reason है he said कि वो एक line से पूरा product बनाना is a strength because के startups में actually ये strength चाहिए होती है आपको. And ये इस strength में बहुत years of context भी होता है. इसमें आपके पिछले few months का context भी होता है. वो obviously जैसे अभी अगर चैट GPT की एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होता. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव दैट कॉन्टेक्स्ट. एंड जनरली आई फील कि जैसे मैं तो काफ़ी चैट GPT इस्तेमाल करता हूँ. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि काफ़ी चैट GPT करते हैं. आई नो लॉट ऑफ कोडर्स जो कि चैट GPT काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. मैंने कोडिंग भी की है. मैं आई वाज नेवर अ गुड फ्रंट एंड इंजीनियर. तो अभी रिसेंटली आई गॉट अ चांस टू कंट्रीब्यूट करने में. एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, फ्रंट एंड सारी मैं चैट GPT से कराई. आई वाज एबल टू डू दैट. ये नहीं कर सकते उसको कोई टिकट पकड़ा दो क्या करके ले आए. बट नॉट नोइंग एनी रिएक्ट JS आई वाज एबल टू एक प्री एग्जिस्टिंग कोड बेस के अंदर मैं कमिट कर पाया था. द रीज़न आई वाज एबल टू डू दैट एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट विद चैट GPT इज द पीपल हु आर एबल टू डेलीगेट एंड ब्रेक डाउन वो कर सकेंगे. बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि यार मैं तो 3 महीने से इस प्रोडक्ट को सोच रहा था, जिस बंदे को मैं काम देने लगा हूँ ना उसको नहीं वो पता. तो आई नीड टू एक्सप्लेन. एक तो मैं उसको ब्रेक डाउन ऐसे करना कि उसको मैं बस ये पीस दूँ वो उसको समझ आ सके एंड देन मैं उसको समझा सकूँ. अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो आप चैट GPT को भी समझा सकते हो. तो पीपल मैं देखे इवन हमारी टीम में जो डेलीगेशन में अच्छे हैं ना वो चैट GPT को एक्चुअली अपने कोडिंग में बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं. Right. This is what I call के if you can break down a problem into a coding problem. या Like if you can reduce a problem, Yeah. real world problem into a Yes. coding problem ना, तो coding problem solve करने के लिए या बहुत एंड agents बैठे टू हैं. मी दैट इज डेफिनेशन ऑफ गुड इंजीनियर. तो वो नहीं ख़त्म होएगी.
because at least right now, I might be naive in that, but at least right now, I feel that Chat GPT, it has to be literal. It cannot be anything else. It कैन cannot नॉट रीड assume बिटवीन द context. लाइन्स. हाँ, It shouldn't. हाँ, No, it इट शुड, can. हाँ, इट शुडंट. हाँ, it shouldn't. हाँ, सही बात है. तो वो आपके पास and देखो and me as Red Buffer's CTO, हमारा USP हमारे clients से ये होता है कि we've worked on 50 different products with different startups. तो जो एक नया startup founder आ रहा है उसकी काफ़ी एट टाइम्स हमने उसको लीगल हेल्प की भी अकाउंटेंसी यहाँ से करा लो ये भी प्रोवाइड किए हैं ऑल्दो ये दिस इज़ नेवर अ पार्ट ऑफ आवर प्राइमरी. हम इस पर किसी क्लाइंट को भी लेके भी नहीं आएंगे बट प्रोडक्ट वाइज की क्या चीज़ होनी चाहिए किस स्टेज पे क्या चीज़ होनी चाहिए दैट्स अ बिगेस्ट USP. ये एंड और यही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आई थिंक कोडिंग इज़ अगेन ओवर एस्टिमेटेड. वो कोडिंग ही काफ़ी आपको हेल्प कर रही होती है अगर आप अच्छा आर्किटेक्चर बना रहे हो. जिस तरह जब मैं टेक लीड था माय प्रिंसिपल्स वर कि सबसे पहले आपकी डेटाबेस स्ट्रांग होनी चाहिए. डेटाबेस के डिज़ाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. आर्किटेक्चर का भी लार्जली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. बाकी कोड अगर गंदा होता भी नहीं एंड रीडू हो सकता है. आइडियली नहीं होना चाहिए बट स्टार्टअप में यू हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेज. तो आई मस्ट मेक कॉम्प्रोमाइजेज देयर. एंड कोडिंग इवेंचुअली coding again not engineering. Coding is a labor job, right? It's a highly skilled labor job but still it's a labor job. Eventually somebody is going to automate it. और मैं इसलिए इंजीनियर्स को भी अपनी कहता हूँ कि इट डजंट मीन कि यू आर रनिंग आउट ऑफ बिजनेस. इट जस्ट मीन्स कि यू नीड टू Level up. मेच्योर. हाँ, आप वो प्रोडक्ट आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अप्रोच इस पे आए ये कोई क्लाइंट नहीं कर सकता. एंड दैट्स वाई दे कम टू यू इन द फर्स्ट प्लेस. अदरवाइज वो अपनी टीम बना के मैनेज कर रहे होते हैं. द रीज़न दे कम टू सर्विसेज कंपनीज बिकॉज दे वांट केयर कोई हमें ये वाली गाइडेंस भी प्रोसेस क्या होना चाहिए वो भी वैल्यू ऐड provide कर सकें एक्सपीरियंस से. राइट. सो पहली चीज़ तो आपको लग रहा है कि टॉप ट्रेंड्स में यू थिंक के AI बेस्ड कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज गोइंग टू. आई डोंट नो कि होनी एग्जैक्टली किस तरह है. इट्स आइदर गोइंग टू बी के चैट GPT के टाइप के टूल्स से होएगी बट दैट वुड ऑल्सो मीन कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. कि जहाँ 10 कोडर्स लगे होते थे वहाँ 1-2 कोडर लगे हुए हैं. मे बी वो डेवन टाइप की हो जाए कि वो पूरे टिकट्स ही कर दे. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ दैट्स गोइंग टू पैन आउट बट हो तो जाएगी. दिस इज कोडिंग इज if else can be automated. That's the very definition of digital transformation, right? आप पहले प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हो, आप डिफाइन करते हो इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, फिर उसको ऑटोमेट कर देते हो. तो इस तरह ही ये ऑटोमेट तो हो जाएगा. तो बट दूसरे पार्ट का भी एटलीस्ट अभी तो ऑटोमेट नहीं हो सकता है कि वो टास्क होनी भी क्या चाहिए, राइट? वो जो डाउन टू वन टास्क जो एक्चुअली कोई चैट GPT या डेवन इम्प्लीमेंट करेगा वो होनी भी क्या चाहिए. वो क्लाइंट तो नहीं कर सकता बिकॉज वो तो they're एक not मुझे that सिस्टम deep. बना दें. Yeah. एक तो ये ट्रेंड हो गया. व्हाट एल्स आर यू लुकिंग एट व्हिच यू आर एक्साइटेड अबाउट? आपको क्या लगता है कि ट्रेंडिंग टेक स्टैक्स में या टेक्नोलॉजी में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं? और That's a great question. I think एक तो generative AI, it's that has taken over every conversation. I think सारे trends वो beat कर रही है. और बाकी languages वगैरह जिस तरह a few years back Go वगैरह आई थी, I started learning it. उसका काफ़ी इंटरेस्ट था बट रिसेंटली ये सारे इंटरेस्ट मेरे they have subsided because again I believe कि वो tech stacks might be लेस इंपॉर्टेंट. might be less important or at least we'll find a perfect tech stack. क्योंकि कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिससे आप जिस तरह वो पहले जावास्क्रिप्ट कहते थे. मसला ये है कि अगेन इट्स बीन years since I've coded in production तो टेक माई वर्ड विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. बट जावास्क्रिप्ट ये कहते थे कि उसके कंपाइल टाइम एरर नहीं पता चलते तो उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट बना दिया. करते करते मसले वो हल कर दिए. तो दिल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में ये अभी जो मोस्टली लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं उनमें एग्जिस्ट करती है. तो एंड में आई थिंक एक दो लैंग्वेजेस रह जानी है विच विल डू द जॉब. अच्छा. दे आर प्री एग्जिस्टिंग. जिस तरह अब 2 साल पहले हमारे पास एक क्लाइंट की कोड बेस आई थी. इट वॉज रिटन इन पर्ल. तो लेगेसी कोड्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं. तो इट्स नॉट लाइक ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी बट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स उसमें होंगे. या जिस तरह देखें फेसबुक ने बहुत पहले PHP का इंटरप्रेटर उसका नेटिव बाइंडिंग्स बना ली थी बिकॉज देयर कोड बेस वाज मोस्टली रिटन इन PHP एंड इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर देम टू रीराइट ऑल ऑफ दैट. वेरी रिस्की एटलीस्ट
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने PHP को नहीं हम चेंज करते, PHP के नीचे बाइंडिंग्स बना लेते हैं, वो C में कर देगा उसको हमें। तो दे एक्चुअली गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ, कि उनको स्पीड ऑफ कोड राइटिंग इन PHP मिल गई थी एट दैट टाइम एटलीस्ट, और उसको स्पीड ऑफ वो परफॉर्मेंस उसको C की मिल गई थी। तो आई डोंट नो कि अब लैंग्वेज अगली क्या होती हैं। आई डू बिलीव इट्स एन अनपॉपुलर ओपिनियन कि जावास्क्रिप्ट इज़ दी टाइप इवन टाइपस्क्रिप्ट इज़ द वर्स्ट लैंग्वेज जिसमें सारी दुनिया जिसकी तरफ जा रही है। जैसे आप तो कह रहे हैं कि ML के भी काफ़ी गिटहब के ऊपर काम, I was उसकी surprised. कोई I think रिपोर्ट आई थी। हाँ उस दिन I think there was this package which would extract a schema from text. So basically आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ से आपने एक स्कीमा निकालना है कि यार आपने बंदे की एज निकालनी है, करना वो करना है, वो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा होता है। मैं सरप्राइज कि यार ML और डेटा की साइड हाँ नहीं, 2-3 साल पहले से शुरू हो गया था, बिकॉज वो ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है ना। इट मेक्स सेंस ऑल क्योंकि स्टैक लैंग्वेज। कि सारे लोगों को आती है, बट आई डोंट, नहीं सारे लोगों को तो नहीं आती, काफ़ी लोगों को आती है, बट बहुत कम लोगों को आती यू राइट, कम लोगों को आती है, बट एंड है। चला बहुत सकते हैं। नहीं, आई एडवाइज अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स कि हम जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करें, एंड आई डोंट मेक दैट आर्ग्यूमेंट कि नहीं वो बेहतर लैंग्वेज है। आई थिंक काफ़ी लैंग्वेज बेहतर हैं, बट बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू हायर वो आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेंगे। जो स्टार्टअप मेंटालिटी वाले, जल्दी करने वाले स्मार्ट पीपल इस वक्त आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेंगे। एंड दैट्स वाई इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि बिकॉज सारे जो भी नई स्टार्टअप लॉन्च करते हैं दे वांट द टेक स्टैक इन जावास्क्रिप्ट बिकॉज इट्स ईजी टू फाइंड पीपल जो कि ऑलरेडी उस माइंड सेट के हैं। वर्सेस जिस अगर हमने बैंकिंग में करना है तो नेचुरली वो जावा या डॉट नेट पर जाते हैं, बिकॉज आपको उस पेशेंस वाले कि यार एक ऐसा कोड जिसमें ऐसा बग नहीं आएगा कि आपके पैसे वो गायब हो जाएं, वो वाले माइंड सेट लोग आपको उस लैंग्वेज में मिलेंगे। खैर उसका और भी रीज़न है, वैसे कंपाइल टाइम का इज़ वन ऑफ दोज रीजंस। बट आपको जिस इंडस्ट्री में होते हो उस इंडस्ट्री के कुछ नॉर्म्स, आपको कुछ ट्रेडिशंस को अडेप्ट करना चाहिए। देयर इज बेनिफिट इन दैट। आई थिंक जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ दोज बेनिफिट। इसी वजह से जावास्क्रिप्ट की तरफ AI वाले भी आ रहे हैं। बट टू मी वैसे लैंग्वेज सीखना इट शुड बी 2 to 3 weeks टॉप्स, एंड ये कॉन्फिडेंस आपको ऐसा ऐसा आ जाता है। बट आई बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन माई टीम एज वेल। वो ग्रिप होना ऑब्वियसली, जो एक्सपीरियंस होना आपका लैंग्वेज में, यू कांट रिप्लेस दैट। बट अगर कहीं कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, यू कैन देन वंस यू हैव दैट एक्सपीरियंस इन 2-3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो आई थिंक यू कैन वेरी ईजिली translate that into new languages. So I don't worry about tech stack. I know आप जो आंसर चाह रहे थे वो मैंने probably नहीं दिया, but नहीं I don't worry I too think much ये about important है। tech stack. एनी अदर ट्रेंड्स, अगर हम टेक स्टैक्स की बात ना करें, जनरली टेक में ट्रेंड्स दैट पीपल शुड फॉलो, लाइक अभी अगर कोई 5th सेमेस्टर में है, उसको पता है उसने 2 साल बाद ग्रेजुएट कर जाना है, तो व्हाट ट्रेंड्स डू दे नीड टू बी ऑन द लुक आउट फॉर? एक ट्रेंड तो which luckily I do see changing, उसकी adaptation आती जा रही है। When we started, I think 10 years back, उस वक्त थोड़ा सा वो एग्जिस्ट करता था, वो कॉन्सेप्ट ऑफ वो काउबॉय कोडर, कि बस आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो, यू हैव नो रिगार्ड फॉर के प्रोसेसेस क्या हैं, SOPs क्या हैं, बस आपने कोडिंग करनी है, यू आर द बेस्ट कोडर। बट आप उसको अपनी मर्ज़ी से करोगे, आपका जिस तरह का दिल कर रहा है उस तरीके से उसको करोगे, एंड यू गेट अ किक आउट ऑफ इट। आई थिंक उस वक्त की जब कोई भी जो एक नई फील्ड स्टार्ट होती है उसकी ये नीड होती है, नीड राइट, बिकॉज रेबल्स चाहिए आपको, रेबल्स जो चाहिए, कि राइट। हाँ आप अगर यू थिंक अबाउट मेडिकल, being able, might be too gruesome for your podcast, but being able to open up a heart for the first time, रेबल ही चाहिए आपको। you need a certain kind of mentality. पहली दफ़ा जहाज़ को ऊपर लेके जाना, पहली दफ़ा इमेजिन करो, you need a certain kind of mentality. but आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने वो स्टेप्स ले लिए होते हैं, फिर कोई एक बंदा उसको बैठ के पढ़ रहा होता है, समझ रहा होता है, उसको कोडिफाई कर रहा होता है, उसकी प्रोसेस स्टैंडर्ड्स बना रहा होता है। I think अब and that's why I keep saying the word, keep using the word engineer and not software, Developer not या computer coder, scientist. हाँ। And by the way, there's a difference in that as well. I luckily और unluckily जो मेरी डिग्री थी IT की, वो बाद में वो HEC ने ब्रेक करवा दी थी। वो मैंने नस से किया था IT, तो उसको उस पर कोई उन्होंने
उन्होंने कहा कि उसकी क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो देन जो उसकी 2 डिग्रीज़ बाद उसको ब्रेक कर दिए थे इनटू सीएस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 2 डिग्रीज़ बन गई थी। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज थे उसमें, कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज थे, हमने वो दोनों ही पढ़े थे, जिसमें हमने 4 सब्जेक्ट्स डेटाबेसेस के पढ़े थे, 3 सब्जेक्ट्स हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी पढ़े थे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। वो एक ने मैं बहुत पहले सुना था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू टुडे और नॉट, बट वो कह रहा था कि द टॉपिक ऑफ दैट वीडियो वाज, यूट्यूब की वीडियो थी, आज से मैं 15 साल पहले देखी थी, द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो वो आस्क्ड हिज ऑडियंस के आप ख्याल में क्या डिफरेंस होता है। आई डोंट थिंक anyone was really able to explain, तो उसने जो डिफरेंस एक्सप्लेन किया एंड दैट रेजोनेटेड विद मी कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट आपकी जो प्रॉब्लम उसको कही है वो सॉल्व कर देगा, बट एक इंजीनियर आपको ये भी बताएगा कि कब तक चलेगी, किन सिचुएशन में नहीं चलेगी, इसकी एंड ऑफ लाइफ क्या है, और क्या इसके एज केसेस हैं, वो आपको पहले से ही बताएगा। टू हिम दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन इंजीनियर एंड अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम सिर्फ कोडिंग तक है, इंजीनियर का काम पूरी प्रोडक्ट तक है, प्रोडक्शनाइजिंग प्रोडक्ट Yes. में लेके जाना है वगैरह। हाँ। तो और वो कह रहा था कि टेक्सास में इफ़ यू नॉट अ सर्टिफाइड इंजीनियर तो इट्स इलीगल टू कॉल योरसेल्फ एन इंजीनियर। अच्छा। तो एक्चुअली इट मेक सेंस वैसे। तो अब जो एक ट्रेंड हमें एक्सेप्ट करना है इसके, वी डोंट नीड टू बी टू फ्लैम्बॉयंट to treat code as सुपरस्टार्स वाला superstar ट्रेंड जरूरत नहीं है, treat code as a means to an end, but think about the end. Take interest in products, take interest in कि यार मैं चीज़ क्या बना रहा हूँ। आई नो हमारे टाइम पे जब हम ग्रेजुएट करते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू एन एक्सटेंट, आई टुक प्लेजर इन राइटिंग कोड, बट आज उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि उस मैंटेलिटी का मसला ये होता है कि जब कोडिंग ख़त्म होएगी ना तो यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड कोडिंग ख़त्म हो जानी है। सो आई थिंक वन ट्रेंड दैट यू मस्ट एक्सेप्ट कि कोडिंग इज़ अ मीन्स टू एन एंड, इट टेक्स मच मोर टू मेक अ प्रोडक्ट। आई नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट दोज थिंग्स कि यार उसमें कम्युनिकेटिंग विद अदर टीम मेम्बर्स, बीइंग एबल टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन जो आपने डिस्कवर कर लिया है, या जितना पावर लिखना है, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट दैट, उनसे समझ लेना यूज़र्स की क्या वैल्यू होती है, यूज़र्स क्या होते हैं, why does someone use a product, why would someone use your product, thinking Why about do we really need to build this? yeah, why do we need to build that in the first Like place, this feature, this yeah, ticket. yeah. तो किसी ना किसी एंड पे आप ये डिसीजन ले रहे हो अनोइंगली और सबकॉन्शियसली, बट ठीक है प्रोडक्ट में भी आप नहीं कंट्रीब्यूट करोगे उसमें, बट आप कर रहे होते हो Right. कहीं ना कहीं आपने एक डिसीजन लिया होता है कि ये बटन इधर नहीं इधर होएगा, ये ऐसा नहीं ऐसा होएगा, या इसका नाम साइन अप नहीं इसका क्रिएट Register अकाउंट होगा, होएगा, which has implications on the rest of the product, और वो रह जाती होती हैं। तो थिंक अबाउट दोज, दीज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड इंजीनियरिंग। आई थिंक इंजीनियरिंग खत्म नहीं होएगी बिकॉज इंजीनियरिंग मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? इफ देयर आर प्रॉब्लम्स एंड यू कैन सॉल्व दोज तो यू स्टिल रेलेवेंट। And if there are no problems, तो फिर तो सब सही है। वो आई थिंक वो यूटोपिया प्रॉब्ली कभी नहीं आएगा। तो आई थिंक और ट्रेंड, एक तो ट्रेंड ये कि think of yourself as an engineer, don't think of yourself as a coder, don't think of yourself as a क्या मैं machine learning engineer हो, क्योंकि probably एक और and talking about trends, I think one trend that I see is कि ML and software engineering probably merge हो जाएगी, because and I know you guys are working on that as well. आप तो आपने भी देखा होगा, पहले तो ये स्पेसी वगैरह ने काफ़ी काम आसान कर दिया था, It's getting more democratized, है ना? It's ज़्यादा accessible democratized हो गई है, और easy to set up. more black boxed, Right. Behind a model, behind an API. कि यार बस कॉल कर लो ये चल रहा है, दिस नो नीड टू यू कांट डू, आप 3 महीने में 4 महीने में चैट जीपीटी से बेहतर आप कुछ नहीं बना सकते, तो डोंट ट्राई डूइंग बेस दैट, मॉडल पकड़ें, Yeah. फाइन ट्यून करें, या ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल पकड़ लें। राइट। तो एमएल में, बट इसका मतलब ये नहीं कि एमएल ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक एमएल ऑप्स इज़ एन ओपन सब्जेक्ट, उसकी प्रोडक्शनलाइजेशन उन मॉडल्स की किस तरह से करनी है, आई डोंट थिंक एनीबडी रियली अंडरस्टैंड, बिकॉज वो दीज फील्ड नेवर मैरिड, एटलीस्ट इन पाकिस्तान दे नेवर मैरिड। जो एमएल इंजीनियर था वो सेपरेट था, वो नोटबुक पे काम करता था अपनी, नोटबुक काम करता वो था, कहता है, "ये लो यार।" अपन नोटबुक पढ़ा देता था। वो खैर हमने 3-4 साल पहले ये हमने बंद कर दिया था, तो वो थोड़े से एम एल की तरफ आने लग गए थे, बट दैट इज़ एन ओपन फील्ड। बट वो भी देखो एज अ स्टूडेंट, एंड यू स्पोक अबाउट के 5th सेमेस्टर वाला बंदा, बच्चा या बच्ची, तो अब उसका मसला ये कि अगर कोई एक ट्रेंड की तरफ देखोगे ना,
तो by the time you graduate that might not be relevant, right? So you think about I think one trend that will never die is obviously um, being an engineer. But that said, I think ML ops is a growing field मेरे ख्याल से. That's what, but ये भी eventually software engineering का part बन जाएगी. तो या फिर ये लाइक मैनेज्ड सर्विसेज के पीछे चली जाएगी इवेंचुअली टू सम वो एक्सटेंट. हैं काफ़ी मैनेज सर्विसेज भी. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि प्रॉब्ली वो रहेगी नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा कि समबडी इज सॉल्व इट टू अ मैनर. मैनेज नहीं भी होगी तो डॉकर लाइक और काफ़ी हैं अब एम एल ऑप्स के प्लेटफॉर्म वो इतने सॉलिड हो जाएंगे कि यार बस आप उनको प्लग एंड प्ले या बीइंग एबल टू यूज़ देयर APIs. दैट्स व्हाट विल प्रॉब्ली मैटर. लेकिन ML इंजीनियर जिसमें सेपरेट आते थे वो आई नो फास्ट वगैरह करते हैं इस्लामाबाद में तो कि एक ML इंजीनियर आता है दैट प्रॉब्ली माइट नॉट बी रिक्वायर्ड एनी मोर. सबको ML आनी पड़ेगी. आई थिंक बेसिक सबको आनी चाहिए. बट देन योर जॉब इज़ नाउ एज एन इंजीनियर यू नीड टू थिंक अबाउट प्रोडक्ट. नॉट अ रिसर्चर. हाँ ML वाले में नहीं रिसर्चर्स भी होंगे. नहीं वो होंगे लेकिन नाउ वो द academia में मेजॉरिटी होंगे. हाँ वो मेजॉरिटी academia जो में होगी लाइक होंगे. मे बी 80-90% विल बी Yeah. द पीपल विल बी यूजिंग इट इन Yeah. प्रोडक्शन. वो बाकी हर फील्ड की तरह ही जिसमें एकेडेमिया की एक अलग से फील्ड होती है वो रिसर्च चल रहा होता है. इधर बिग बॉयज़ आर फंडिंग इट या कहीं रिसर्च लैब्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहा होता है. तो इफ़ यू आर रियली इनटू कि मैंने डीप डाउन मॉडल को करना है तो आई एम श्योर इफ़ यू थिंक यू आर कॉम्पिटेंट इनफ तो देयर इज़ अ रूम फॉर इट. बट वो इंडस्ट्री में काम होएगा अनलेस यू आर इन ओपन AI या फेसबुक. वो प्रॉब्ली मॉडल बनाना वो कम से कम होता रहेगा. मोस्टली विल बी बीइंग एबल टू यूज़ दोज APIs. Very interesting trends. अच्छा यार once we were preparing for your interview तो फवाद who basically manages our podcast उसने बोला था कि यार it's very interesting कि you graduated with a 2.73 CGPA ये को पता कैसे चला? and now बस देखें हमारी टीम की रिसर्च बड़ी अच्छी है और and then you went on to become the CTO of a very decent sized company. तो GPA कम हो तो क्या करें? मेरा तो वैसे आई वाज सरप्राइज कि मेरा 2.7 भी आ गया है. मुझे तो लग रहा था शायद अच्छा मैं आई रिमेंबर लाइक यूनिवर्सिटी में भी ना एवरीबडी लाइक you had a less GPA but everybody knew you were a great coder. ठीक है, you had a reputation for being a great coder. जी मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था कोडिंग वाले सब्जेक्ट में. बट मैं तो इवन मुझे तो लग रहा था शायद मैं 2 भी क्रॉस ना करूँ तो मैं शायद पास ही ना करूँ. बट वो किस तरह से आ गया था. आई थिंक आइडियली in general, standardized testing is an issue. Being able to reduce the whole degree to a number which can quantify your skill set is difficult. तो उसमें ना इस सैट पे भी काफ़ी इशू काफ़ी हर सारी डिबेट होती है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इज़ ब्रोकन. ये सही मेट्रिक नहीं देती आपको. बट दिस नो वे टू सॉल्व इट. क्योंकि आपने उसमें एवरेजेस पे अपने करना है तो उसमें कुछ अनॉमलीज डू एंड अप. False negatives तो होंगे. फॉल्स नेगेटिव्स भी होते हैं कुछ False अनॉमलीज. positives भी होते हैं. या अनॉमलीज दे हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. सो फॉर एग्जांपल आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन ये कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स. तो अगर मैं ट्रांसक्रिप्ट देखें तो इट्स A's एंड D's मोस्टली. तो उसमें द अदर सब्जेक्ट्स हैड टू पे द प्राइस. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं वो सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता था. जैसे मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स जो पीपल जनरली डोंट टेक इंटरेस्ट इन दैट. आई टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट. बट व्हेन इट केम टू एक्चुअली डूइंग द असाइनमेंट्स मैं वो कोडिंग वाली करता रहता था. तो उसमें मैं आई गो अबव एंड बियॉन्ड. मैं टाइम वहाँ लगाया था. बट इट डजंट शो अप. जी की में एक ये होता है कि दे हैव डिस्टिंक्शन से आपको आई थिंक 4.3 GPA मिलता है समथिंग लाइक दैट. आई नो दैट बिकॉज मेरी एक सब्जेक्ट में आ रही थी इस तरह से कि वो मेरा ग्रेड निकालना पड़ रहा था. आई थिंक इट वाज ऊप. उसमें मेरा ग्रेड निकालना पड़ा था बिकॉज अदरवाइज किसी का ए नहीं होना था. राइट. मतलब बाकियों का बी हो ए किसी को नहीं फिराना था. तो उस केस में वो टीचर ही बता रहे थे कि जीकी में एक्चुअली आप डिस्टिंक्शन दे सकते हो. सो जब बाकी सारे ए ले लेकिन देन यू गेट रिवॉर्डेड फॉर इट. बट मुझे कोई उसमें रिवॉर्ड नहीं मिला था. तो इस तरह के तरीके होते हैं. बट आई थिंक दैट्स फाइन. तो करें क्या जिंदगी में फिर आगे बढ़ने के लिए कम GPA के साथ क्या करें? यार आई एम नॉट गोना से कि सारे कम GPA वाले आगे आ सकते हैं और वो उतने अच्छे बनते हैं. बिकॉज जस्ट लाइक नॉट एवरी हार्वर्ड ड्रॉप आउट इज गोइंग टू मेक अ माइक्रोसॉफ्ट.
these are anomalies. You need to realize where you are. And be authentic. आप पढ़ें to learn. जैसा मेरा एज अ प्रिंसिपल, मैं सिंस ओ लेवल मैं एग्ज़ाम से पहले एक रात को नहीं पढ़ता, बिकॉज आई फील कि इट वॉज इम्प्योर. आप एक रात पहले तैयारी कर लेंगे, हाउ इज दैट गोना हेल्प यू एट वर्क? तो आपने जो आप समझ ली है जो शाखान अब तो जीपीए आ गया ना, अब तो मैं वर्कफोर्स में आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? इट डजंट मैटर. देखें, क्योंकि वो 2.7 GPA व्हाट इट डिडंट रिफ्लेक्ट वाज के आई फोकस्ड ऑन माय कंप्यूटर साइंस बेसिक्स. मैंने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पे फोकस किया था, एंड ऑल ऑफ दैट हेल्प मी. बट आई थिंक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं. Does 2.7, क्योंकि I might be taking it in the wrong context, does 2.7 GPA mean कि आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं थे बट नाउ यू नीड टू मेक अप फॉर इट, या ये कि आप अच्छे थे लेकिन आपका जीपीए बस अच्छा नहीं था? आप हाँ, किस एंगल से इंटरेस्टिंग. कर रहे हैं? हाँ, ये दो डिफरेंट सवाल हैं. हाँ, सो लेट्स जस्ट से कि हाँ आप अच्छे थे लेकिन आपका जीपीए अच्छा नहीं था. राइट, फिर तो इट्स नॉट एन इशू. नोबडी लुक्स एट जीपीए. नहीं, आपको इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी ना शुरू में तो. वो कुछ कॉर्पोरेशन होती हैं, यू नो, आई नेवर वांटेड टू जॉइन दोस कॉर्पोरेशंस, एंड आई थिंक नो ऑर्गेनाइजेशन विल. हमने तो कभी नहीं देखा CGPA को. लेकिन आपके एचआर शॉर्टलिस्ट तो करते होंगे ना. आपके Not एचआर को अगर एक जॉब पोस्टिंग के लिए 100 स्टूडेंट्स आ गए, फ्रेश आते नहीं ग्रेजुएट्स हैं. अच्छा, आते ही we नहीं. were never in that position कि हमें 100 position आ जाए. Yeah, generally what we do again फिर ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन हम वो टीचर्स से, वो उनके प्लेसमेंट एजेंट से, जिसमें जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनसे रिकमेंडेशन ले लेते हैं अबाउट पीपल, तो वो कर देते हैं. टीचर जनरली नो, जैसा मेरे टीचर्स ने भी मुझे रिकमेंड किया हुआ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को. इवन दो जैसा LMKR, दे हैड नॉट ओनली उनका GPA का था, उनका 3 GPA का था, बट दे ओनली हायर्ड इंजीनियर्स एट दैट टाइम, एंड आई वॉजेंट अ सर्टिफाइड इंजीनियर बिकॉज मेरी डिग्री IT की थी, बट दे मेड ऑल दोज एक्सेप्शंस बिकॉज माई टीचर रिकमेंडेड. तो मे बी दैट्स कि एक तरीका ये है. हाँ, कि आप टीचर से नॉट ओनली बना, मैंने इट्स नॉट लाइक मैंने टीचर से बना के रखी हुई है. आई डिड गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ माई टीचर्स. आई मेड फ्रेंड्स विद देम, जो भी अच्छे वाले होते थे. उनके साथ आगे का डिस्कस करना है, खैर बाकी की ये सारी चीज़ें. फिर उनकी लैब्स में मैं काम करता होता था. देयर वॉजंट अ समर विच आई डिड नॉट स्पेंड इन, ऑल आई एम फ्रॉम लाहौर. अब तो खैर मैं मूव टू इस्लामाबाद. वन ऑफ द रीजन वॉज दैट आई ऑलवेज लव्ड इस्लामाबाद, बट देयर वॉज नो समर विच आई डिड नॉट स्पेंड एट अ लैब. एंड उसमें इफ़ यू कैन अफोर्ड टू ट्राई टू फाइंड अ लैब जो कि काम अच्छा करी, क्योंकि जो लैब्स अच्छा काम करी होती थी वो पे नहीं करती थी ज़्यादा, बट देन देवर ऑल्सो लैब जो कि पे बहुत करती थी बिकॉज जनरली उनके पास स्टूडेंट्स नहीं आते थे अच्छे. तो आई वाज नेवर इन अ पोजीशन जो मैं अच्छी वाली अच्छी इंटर्नशिप वाली सैलरी ले सकूँ. बट एट दैट टाइम इट वॉजंट एन इशू, तो आई कुड अफोर्ड टू डू दैट. तो आई जस्ट सिलेक्टेड द बेस्ट प्रोजेक्ट्स. तो आई थिंक दैट हेल्प मी. उसने इट टॉट मी, आई थिंक सबसे ज़्यादा चीज़ें जो द बिगेस्ट पॉजिटिव वाज दैट कि इट टॉट मी अ लॉट, एंड आई कुड बी प्रोडक्शन रेडी ऑन day 1. मैं अपने खैर day 1 भी नहीं, मैं तो अपने लास्ट सेमेस्टर में जॉब शुरू कर दी थी. D-200. या लास्ट सेमेस्टर में जॉब शुरू कर दी थी, बट आई वाज ऑन प्रोडक्शन राइट. जैसे ही मैंने जॉब शुरू की थी. ऑल्दो मैं पार्ट टाइम कर रहा था, बट प्रोडक्शन पे कर रहा था बिकॉज मैंने पिछले 2-3 साल से किया हुआ था. तो फोकस ऑन वर्क. वेयर यू गोइंग टू वर्क और व्हाट इज़ गोइंग टू मैटर देयर, एंड वो चीज़ आप पहले से करते रहो. इंटर्नशिप करें. उस पे तो कोई बैरियर टू एंट्री Yeah. नहीं है ना, आपको अपने उन बिल्कुल. पे कुछ करने में तो कोई बैरियर टू एंड एंट्री नहीं. आई रियली अप्रिशिएट, कई दफ़ा हमारे पास इंटर्नशिप की पोजीशन नहीं होती, क्योंकि बिकॉज वी एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटर्नशिप्स, तो वी हायर लेस इंटर्न्स, क्योंकि देन आई वांट कि दे गेट अ गुड एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, बिकॉज दैट टू मी इज़ मार्केटिंग प्लग एज वेल. कि अगर बंदा अच्छा था देन यू नीड टू कन्विंस देम कि यार ये नहीं, कंपनी बहुत अच्छी थी. बट we make I particularly make exceptions for people जो कि who I know probably शायद इसके बाद फ्लड हो जाए, but जो who go out of the way to reach out to me कि यार मुझे इंटर्नशिप दे दें. मैंने और then make आपको the सीधा case. व्हाट्सएप पे अगर कोई रीच आउट WhatsApp करे पे तो मैं रिप्लाई नहीं करता. मैं I don't reply to unknown numbers on WhatsApp. अच्छा, ठीक. But LinkedIn वगैरह पे when they go out of the way to reach out to me and they make the case कि ये मैं कर लिया, this is why I feel कि आपकी कंपनी अच्छी है, तो I always make नॉट अ exceptions. चैट जीपीटी जनरेटेड मैसेज. वो पता चल जाता है. अच्छा, एक सवाल तो मैं आपसे पूछना भूल ही गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, चैनल पे बहुत दफ़ा पूछा जाता है
कि अब आप CTO बन गए तो CTO पैसे कितने कमा सकते हैं? आई डोंट नो द मार्केट रेट क्या, मैं तो खैर आई एम अ पार्टनर इन दिस कंपनी, तो चलें, अगर एक नॉन पार्टनर CTO हो तो आप हमें एनालॉजी से बता दें, यहाँ आप हमें कोई एस्टिमेशन दे दें। I was talking to this friend of mine who runs a headhunting company. So generally जो उसको budgets मिलते हैं, depending on the company, it's anywhere between 1.5 million to 2.5 million. Um, but these figures I'm sure are very specific to the kind of clients he has. ठीक है, But लेकिन मतलब इट कैन गो एज हाई एज दैट। it can be anything. I think ये probably market driven चीज़ हो नहीं सकती. I think even globally भी you'll probably हाँ, find a lot of वेरिएंस बहुत ज़्यादा variety. होगी इसमें। हाँ, हाँ, because it एक तो लेकिन मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि लेट्स से पाकिस्तानी सर्विसेज कंपनी है, रफली 100 लोग हैं, तो इनका जो CTO होगा रफली उसकी कितनी, लाइक वुड दैट बी अ रीजनेबल नंबर? इतना कोई ट्रेंड नहीं है हाइड CTOs का, बहुत कम है, मोस्टली वो को फाउंडर्स ही होते हैं, like myself, राइट, क्योंकि you have to build in a lot more value and you'll be prepared. but you left Red Buffer and then you joined again. But I joined as a You were partner. offered partnership then, Yeah. right? So आप कह रहे हैं ना कि founder, you were essentially not a I founder. wasn't a founder, but Huh? had nobody. I wasn't a founder. Founder, हाँ. So let's say non-founder CTO जो है, नहीं, लेकिन तो नॉन फाउंडर अगर जैसा मेरी ही एग्जांपल लें तो I shared the risk ना, I joined in as a partner, I'll share the risk and I create the value. I think it depends on value. अगर आप value ज़्यादा create करते हो, जिस तरह as a CTO we probably didn't discuss it enough, but you have to work with a lot of different departments, right? मैं तो खैर I was leading a lot of different departments as well, naturally because I enjoy building processes and stuff. तो मैं operations में भी, HR में, even to an extent sales and marketing में भी थोड़ा सा involved हूँ, just for the processes sake. So if you can add more value, they can. so what's the highest you can go? It'll be a speculation, so I don't think. हाँ, it'll be स्पेकुलेशन right. कर दें, कोई मसला नहीं है। No, I wouldn't like to speculate. अच्छा on ठीक that, है, yeah. सही, बट इट बी लाइक जो आपने मुझे पहले हाँ, रेंज बताई है उसके 1.5 to 2.5 में probably generally अगर कोई हायर कर रहा होगा probably इस range में ही कर रहा होगा. राइट, सो साल के तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। सो हाँ, दैट्स प्रीटी डिसेंट इफ़ यू वांट टू एस्पायर टू बी समबडी लाइक शाकान, तो हाँ, दैट इज़ समथिंग दैट यू लुकिंग एट। सो आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। तो मुझे जनरली आई थिंक हम पहले भी बात कर रहे थे, यू गॉट वेरी कॉन्ट्रेरियन और ख़तरनाक ओपिनियंस भी हैं आपके कुछ, तो एनीथिंग यूड लाइक टू शेयर बिफोर वी क्लोज दिस अप? व्हाट इज़ समथिंग दैट्स रियली क्लोज टू योर हार्ट एंड इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रेरियन? By the way, आपको शायद पता चला, वो जापान ने एक मनी एक्सपेरिमेंट अभी रिसेंटली क्लोज किया है. It was a, if I'm not mistaken, it was a 30-year-old money experiment. उसमें उन्होंने इन्फ्लेशन ज़बरदस्ती रोकी हुई थी कि प्राइस नहीं चेंज हो सकती किसी की भी, प्राइस किसी चीज़ की प्राइस नहीं चेंज हो सकती, नीचे डिफ्लेशन नहीं हो सकती? कुछ भी नहीं, ना इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज हो सकती अच्छा, है, फिक्स की हुई थी। फिक्स की हुई थी हर चीज़ की. इसकी मैं खैर ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी, बट द रीज़न आई टुक देयर नेम वाज बिकॉज मैं जापान के एक और साइट करने लगा हूँ, एंड जापान यूजुअली डज वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, दे थिंक वेरी डिफरेंटली. एक उन्होंने किया था कि जापान, इफ़ यू रिमेंबर, उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, दे वर एट द फोर फ्रंट ऑफ इनोवेशन, सोनी वगैरह, हर चीज़ वही लॉन्च कर रहे थे. जापान से आई थी, नई कार की टेक्नोलॉजी जापान से आती होती थी, बट इन द लास्ट 2 decades आई थिंक देव लॉस्ट देयर फुटिंग ऑन दैट. तो उसकी वजह से उनकी इकॉनमी ऑब्वियसली हिट हुई थी. तो वन ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर्स, मस्ट हैव बीन 10 years बैक, उन्होंने कहा था कि अच्छा अगर GDP हमने बढ़ाना है तो वर्किंग क्लास बढ़ा दो. बट इट वॉज एज सिंपल एज दैट. GDP बढ़ गया था. इट केम एट अ कॉस्ट. दैट कॉस्ट वॉज कि उनकी लॉन्जेविटी कम हो गई थी, उनके प्रोडक्टिव ईयर्स कम हो गए थे. तो उनके मुताबिक इट वॉज अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, वेरी शॉर्ट टर्म फिक्स, जो कि उस प्राइम मिनिस्टर ने अपने टेन्योर के लिए इम्प्लीमेंट करा दिया हॉट था. फिक्स कर दिया उसने Hot fix कर प्रोडक्शन की दिया था. कोड बेस पे। या एट अ लॉन्गर, मतलब ही टुक सम, वो आगे से कुछ बोरो करके ना उसने इधर इम्प्लीमेंट कर दिया था, जो कि हम हमारे टैक्सेशन में काफ़ी आते हैं. बट टू मी इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि इट वॉज एज सिंपल एज दैट. मुझे 2 घंटे बढ़ा दिए सबके आवर्स में एंड GDP बढ़ गया. सो इट्स वेरी टाइटली कोरिलेटेड विद हाउ मच वर्क यू आर डूइंग. Not exactly, but how much value you're creating, and how much value you're creating is
directly proportional to how much work you do, right? How much time you spend on that? How much time you spend on that. तो आई बिलीव कि काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं एंड जो आई थिंक वो पॉलिटिकल क्लाइमेट भी पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्टिंग है आजकल. वोंट गो इन डिटेल्स ऑफ दैट, बट आई थिंक हम अननेसेसरली चीज़ें ब्लेम करते हैं अपने लीडर्स के ऊपर. एक तो वो भी आर्ग्यूमेंट है कि लीडर्स हम में से हैं या हम लीडर्स में से हैं. क्या लीडर्स ऐसे हैं बिकॉज हम ऐसे हैं या हम ऐसे हैं बिकॉज लीडर्स ऐसे हैं. वो प्रॉब्लम पर उसको अगर साइड पर रखें, मेरे ख्याल में हम काफ़ी प्रॉब्लम्स हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं. वी डोंट नीड एनीवन. जैसे टेक की एग्जांपल देखें. टेक में आपको ऊपर से क्या सपोर्ट चाहिए एट द बेस? अच्छा इंटरनेट वो प्रोवाइड किया. आप मतलब टैक्सेशन बेनिफिट वो प्रोवाइड किया. बाकी तो हमने खुद करना बस है. कुछ ना करें, उसके अलावा कुछ भी उसके ना अलावा कुछ ना करें. करें, हाँ, बस मेडल चाहिए ना ही करें. नहीं. हाँ. मेडल ना करें. हाँ, और वो भी नहीं कर रहे लार्जली. तो बाकी हमारे ऊपर है, राइट. हम खुद कर रहे हैं. बट काफ़ी इंडस्ट्री में ऐसे ही है. वो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी चीज़ होती है, आपको बिजली चाहिए, वो लार्जर इशूज़ हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं. आई एम नॉट डिनाइंग दोज इशूज़. बट लार्जली अगर हर बंदा कुछ करने की सोचे ना कि यार मैंने कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग, या इफ़ आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन आई एम गोइंग टू डू समथिंग. चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो. बेसिकली आई थिंक बिजनेस इज प्रॉब्ली बेटर उस सिचुएशन में, क्योंकि आपको उसके लिए एजुकेशन नहीं चाहिए आपको, बस आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई थिंक अगर हर बंदा इस तरह सोचने लग जाए ना, आई थिंक will help our economy much more than any politician can in either direction. अगर हम सिर्फ काम करने लग जाएं, that's all we need to do. We need to work. देखें जो आई एम श्योर आपको भी एक्सपोजर हुआ होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, दे वर्क अलॉट. दे हैव टू वर्क अलॉट. वहाँ आप हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं जी, वो अमेरिका जाके काम बहुत करना पड़ता है बिकॉज वो नॉर्म है उनका. जापान में काम बहुत करना पड़ता है, चाइना में काम बहुत करना पड़ता है. दैट्स रियलिटी. उन्होंने वो उसको कोडिफाई किया हुआ है अपने लाइफस्टाइल के अंदर. आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं लगा रहा. हम ज़मींदार वाले कल्चर से आ रहे हैं जिसमें वी वर यूज्ड टू सिटिंग. मतलब हमने 30-40 ईयर्स बैक हमारा तो वही था. बट वी नीड टू चेंज नाउ. तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आई थिंक सपोर्ट कम है. आई थिंक पहले भी हम इस पर बात कर रहे थे. वो आई रियलाइज़ कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ उतनी इस्टेब्लिश नहीं है, हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर उतना इस्टेब्लिश नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना इस्टेब्लिश नहीं है. बट दैट इज़ व्हाट प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटीज़, राइट. जितना गैप होएगा वहीं तो अपॉर्चुनिटी होती है. आप और जितनी एडवांस इकॉनमी होती है उतनी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मेरे नज़दीक उस इकॉनमी के अंदर कम होती है. कम होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कम होती हैं. या बिकॉज प्रॉब्लम्स कम है, और वो लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि यू एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, एज एन इंडिविजुअल, आपको कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. जैसे अगर कोई हेल्थ केयर का सॉल्व करना है, उसमें प्रॉब्ली रेगुलेशंस वगैरह भी काफ़ी आ जाती हैं. इट्स कॉम्प्लिकेटेड. बट छोटी छोटी केयर मैं अपने कुछ बना के चलो बेचना शुरू कर दूँ. आई थिंक अगर सारे करने लग जाएँ तो बाय डेफिनेशन जीडीपी वाला मसला तो हल हो जाएगा. जीडीपी बढ़ जाएगा. हाँ. बाय डेफिनेशन ये तो मसला हल हो जाएगा ना. पर कैपिटा. हाँ. बाकी फिर तब देखेंगे. एंड अगर एक्सपोर्ट होने लग जाए तो आपका फॉरेन रिजर्व वाला मसला हल हो जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं, अभी तो ये भी मसला है ना, हम एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि कुछ बना ही नहीं. वी वेरी यूज्ड टू इंपोर्टिंग स्टफ. वी डोंट, बिकॉज वी डोंट टेक प्राइड इन व्हाट वी बिल्ड. बिकॉज वी डोंट टेक प्राइड इन व्हाट वी बिकॉज बिल्ड. वी डोंट केयर अबाउट व्हाट वी आर बिल्डिंग. या ये आपका पॉइंट है. तो इसलिए हम लोकली कुछ खरीदते भी नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मैं कैसा काम कर रहा हूँ. तो मुझे पता है इसने कैसा काम किया होगा. आप जब इस एक्सपेक्टेशन से आते हो, एक मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी, सॉरी टेड टॉक देखी. आई थिंक दिस इट माइट हैव बीन द फर्स्ट टेड टॉक दैट आई एवर सॉ. वो उसमें वो बंदी कह रही थी, आई फॉरगॉटन, कंप्लीटली फॉरगॉटन द रेस्ट ऑफ द मैसेज, बट एक उसका मैसेज ये था कि आप जिस बंदे के बारे में जो सोचते हो ना, वो बंदा वो बन जाता है. एंड आई हैव नोटिस दैट टू बी वेरी ट्रू इन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. बिकॉज एक तो आप यू टेक अवे द मोटिवेशन कि यार मैं जो मर्जी कर रहा हूँ उसको लगता यही है, इनको यही लगना है. तो बस मैं यही करता हूँ. दूसरा आई थिंक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि आपको वो लग रहा होता है आप हर चीज़ उस लेंस से देख रहे होते हो. तो ये बोथ वेज आई थिंक दैट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टाइप बनी है. Exactly. राइट. तो मेरे आई थिंक इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, नो वोट can solve that problem. I think you working will solve that problem. And
particularly teenage. देखें ना इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में आप दोपहर को 3-4 बजे on a weekday आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, you'll see a lot of teenagers just sitting there. They shouldn't have time to do that. In the US they don't. They don't. This is a concept. वो हाँ जल्दी फारिग हो जाते हैं, 5-6 बजे वो आ जाते हैं. बाद में बैठते हैं यूएस में तो खैर वो भी नहीं आते. यूएस में तो रात को बैठे होते हैं. यूरोप में प्रॉब्ली आ जाते हैं, अरे वो काम करके बैठते हैं. हम बस दोपहर इन आवर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स हम बस बैठे हैं, चल मार रहे हैं. दैट्स आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली ड्रैगिंग अस मोर. और ये जनरली दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्लास विच गेट्स इम्पैक्टेड लेस बाय पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. हम कहते तो जो मर्जी रहें, हम पे फ़र्क कम पड़ता है. तो हमारे पास तो एक्सक्यूज़ होने नहीं चाहिए. बट तो आई थिंक माई मैसेज वुड बी लेट्स जस्ट वर्क हार्ड. वंस वी वर्क हार्ड देन वी कैन टॉक अबाउट अदर प्रॉब्लम्स एंड उनका भी टाइम आएगा. मैं एक आई फिनिश ऑफ विद दिस. एक फ्रांस में आपको इफ़ यू रिमेंबर आई थिंक 1-2 साल पहले बहुत राइट्स हो रही थी उनकी पेंशन. आई थिंक मिनिमम वेज पेंशन कम कर दी थी या मिनिमम वेज कम कर दी थी. हाँ, वन ऑफ दोस. आई थिंक इट वाज पेंशन. बट लोग काफ़ी कह रहे थे कि यार देखो इनको फसाद हो रहे हैं, सारी दुनिया एक जैसी होती है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर द सेम. बट एक मैं किसी को ओपिनियन पढ़ रहा था एंड ही सेड कि थिंक अबाउट दिस, दे आर फाइटिंग ओवर पेंशन. हाँ, नॉट फॉर वो देमसेल्व्स. राइट्स कर रहे हैं ओवर पेंशन. नहीं वो इस कॉन्टेक्स्ट इट्स ट्रू इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज वेल, बट वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा. वो कह रहा था कि उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स इतनी सॉल्व कर ली हुई हैं कि यही मसला रह गया. कि मसले ये रह गया. खैर और भी उनके मसले हैं, सोसाइटल मसले और भी हैं, बट दे हैव ट्रूली सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स. तो लेट्स सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड देन विल कम टू पॉलिटिकल क्लाइमेट एज वेल. It was really great. It was really great having you here. Or I think we overshot our time by maybe 40 minutes, and I really enjoyed this conversation. Yeah. मुझे बहुत मज़ा आया बात करने का आपसे. And I really hope कि आप सबको भी, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी इससे. आई थिंक कि जिस डेंसिटी से शाकान ने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की है, यू माइट वांट टू री हेयर दिस एंड प्रोसेस व्हाट ही सेड. वो आपको करियर में बहुत फ़ायदा दे सकती है. एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगर आप कभी शाकान के साथ काम करना चाहते हैं तो हम उनका लिंक्डइन नीचे लगा देंगे. यू कैन जस्ट रीच आउट टू हिम. आपको पता है वो अगर इंटर्नशिप्स अगर आपको चाहिए तो आप लिंक्डइन पे कोई मुनफरद किस्म का मैसेज देंगे तो वो बिल्कुल रिप्लाई करेंगे. अगर कभी मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके हमारे करियर्स पेज पे अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप हमारी इनिशियल स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं, वी बी रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन आवर टीम. हम हर वक्त एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की तलाश में होते हैं. उसके अलावा आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं एपिसोड्स के बारे में, गेस्ट रिकमेंडेशंस के बारे में और जनरली आइडियाज़ अबाउट द पॉडकास्ट के बारे में. एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.